नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज जो है हम हिंदी की वो क्लास करेंगे जिसका आप सभी को इंतजार था, यानी कि हम कह सकते हैं मैराथन क्लास, जिसमें एचएसएससी के द्वारा जो भी एग्जाम हुए थे, जो अगस्त के महीने में एग्जाम हुए थे, उनके सारे के सारे क्वेश्चन, जितने भी हिंदी के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे, वो सारे एक क्लास में कवर करेंगे, ताकि आपको जो है कम समय में एक साथ हम सारे के सारे पेपर जो है उनका एनालिसिस कर सकें। तो इसके लिए कमेंट आए थे, इसीलिए ये क्लास आप सभी के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आज का यहाँ पे रहेगा कि रेखांकित शब्द का जो है पद परिचय हमें बताना है कि ये क्या हो जाएगा। और रेखांकित शब्द यहाँ पे कौन सा है, तो देखिए राघव और माधव पढ़ते हैं। यहाँ पे और जो दिया गया, तो और हमारा क्या हो जाएगा, देखिए जिन शब्द की वजह से हम दो या दो से अधिक वाक्य शब्द या हम वाक्यांश को जोड़ते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, समुच्चय बोधक कहलाते हैं, जो कि कौन सा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। समुच्चय बोधक आपके कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं तब लिखते हैं, इसके अलावा और लिखते हैं, या लिखते हैं, इसके अलावा आपका कौन सा अथवा, तथा, ये सारे के सारे आपके कौन से हो जाएंगे, तो समुच्चय बोधक हो जाएंगे। और यहाँ पे कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा यहाँ पे जो दिया गया संज्ञा, संज्ञा आप सभी को पता हो जाएगा कि किसी व्यक्ति का, इसके अलावा व्यक्ति, वस्तु और स्थान, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, या हम कह सकते हैं किसी के गुण, धर्म आदि के बारे में जो बोध करवाता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो ये आप सभी ने पढ़ा होगा। इसके अलावा जो सर्वनाम जो दिया गया, सर्वनाम हमारा क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पर हम जिस चीज का प्रयोग करते हैं वो हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि व्यक्ति के स्थान पर हम जैसे कहते हैं कि किसी के नाम की जगह पे हम यूज करते हैं आप, अपने खुद के नाम की जगह पे यूज करते हैं मैं, यानी कि संज्ञा के स्थान पर किसी का प्रयोग किया जाता है तो वो हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये तीनों के तीनों आपके आई थिंक क्लियर होंगे। तो कौन सा, समुच्चय बोधक। ध्यान रखना अगर आगे एग्जाम में आए तो जहां पे दो शब्द को जोड़ता है, दो वाक्यांश को जोड़ता है, दो पद को जोड़ता है, जो हमारे और, तथा, या, अथवा, तब, जब, ये इस तरह के वर्ड जो यूज करके, शब्द यूज करके हम दो वाक्यांश को जोड़ते हैं, तो वो हमारे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट, अगम्य जो दिया हुआ है, इसका अर्थ आपका क्या हो। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने है कि अगम्य, यहाँ पे जो दिया गया है कि आपको दिया गया अगम्य शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका आपका अर्थ क्या बनेगा, अगम्य यानी जहां पर हम पहुंच ना सके, जहां पर पहुंचा ना जा सके। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो वो राइट आंसर बनेगा। यानी अगम्य का मतलब बनेगा आपका जहां पहुंचा ना जा सके, यानी अनेक शब्दों के एक अर्थ के हिसाब से हम इसको कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। इसके अलावा जो पहला देख है, जो दिखाई ना दे, यानी कि आपका कौन हो जाएगा, मिस्टर इंडिया हो जाएगा। और इसके साथ ही आपका कौन सा बनेगा, यानी कि अदृश्य जो हमारा रहेगा, अदृश्य। तो ध्यान रखना है, जो दिखाई ना दे वो हमारा अदृश्य हो जाएगा। जिसका इलाज न हो सके, तो जिसका इलाज न हो सके उसे क्या कहा जाता है, तो उसे असाध्य कहा जाता है। असाध्य इसको कहा जाता है। जिसका क्षय ना हो, तो जिसका क्षय ना हो उसे हम क्या कहते हैं, अक्षय कहते हैं। अक्षय ऊर्जा के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो जिसका अक्षय न हो, जिसका पतन ना हो, वो हमारा अक्षय हो जाएगा। तो इसी तरह से चारों के चारों आपको ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पे अगम्य का शब्द पूछा गया, तो कौन सा, जहां पहुंचा ना जा सके, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा आपके सामने कि प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हमारा क्या आएगा, देखिए दो आपके, एक तो होता है कौन सा, प्रश्नवाचक। एक आपका प्रश्नवाचक हो जाएगा जिसमें हम लास्ट में क्या यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं। एक हमारा जो है विस्मयादि बोधक, जो है विस्मयादि बोधक, यानी कि जो विस्मयादि बोधक जो हो जाएगा, जिसमें हम क्या करते हैं, जो इस तरह का एक्सक्लामेटरी जो हम साइन यूज करते हैं। तो इन दोनों को छोड़कर बाकी जो हमारे वाक्य जो है उसमें हम कौन सा यूज करते हैं, तो पूर्ण विराम यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है वो राइट आंसर बनेगा। तो ये हमारा हो जाएगा। एक आपका कौन सा होता है, तो एक आपका अर्ध विराम होता है, एक आपका अर्ध विराम होता है। दूसरा यहाँ पे जो दिया गया कौन सा, अल्प विराम। दोनों में डिफरेंस देखने की क्या हो जाएगा कि अल्प विराम क्या है, ये आपका अर्ध विराम से थोड़ा कम रुका जाता है अल्प विराम में, और अर्ध विराम में क्या है, इसमें अल्प विराम यानी कि आप यूं मान सकते हैं कि सबसे थोड़ा अल्प विराम हो जाएगा, उसके बाद में अर्ध विराम, और उसके बाद में पूर्ण विराम। तो इस तरह से आप इसको देखोगे, अर्ध जो विराम है ये आपका अल्प से ज्यादा होता है, पूर्ण से कम होता है, और अल्प आपका किससे हो जाएगा, तो अर्ध से कम हो जाएगा। यानी कि इस तरह से सीक्वेंस में आप लिखोगे तो आपको ये ध्यान रह जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट, जिन व्यंजनों को बोलने में जो है मुख से गर्म हवा निकलती है उन्हें कौन सा व्यंजन कहते हैं। तो इसमें देखिए आपके सामने जिन व्यंजनों को बोलने से मुख से गर्म हवा निकलती है, यानी कि गर्म हवा मतलब एक तरह की ऊष्मा निकलती है, या हम कह सकते हैं जो एक घर्षण सा प्रयोग होता है मुंह के अंदर, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऊष्म व्यंजन, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। गर्म हवा माने कि ऊष्मा, ऊष्मा से आपका कौन सा बन जाएगा, ऊष्म व्यंजन बन जाएगा। अब ऊष्म व्यंजन आपके कौन कौन से होते हैं, तो ये आपके चार होते हैं। कौन कौन से, जो हमारे कौन से, एक तो श, उसके बाद श, उसके बाद श, उसके बाद है। तो ये चार आपके जो है ऊष्म व्यंजन होते हैं। इनको बोलने से मुंह से गर्म हवा निकलती है और एक तरह
तरह का जो है घर्षण प्रयोग होता है हमारे मुंह के अंदर, तो हमारा कौन सा ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे जो यहाँ पे दिया स्पर्श व्यंजन जो दिया गया, तो स्पर्श व्यंजन में क्या है, जिसमें क्या हम कंठ, तालु, दांत इन सभी का यूज करके जो है इन सभी के स्पर्श से हम उनको बोलते हैं, तो हमारे स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे। ये आपके कौन कौन से होते हैं, ये आपके क से लेकर मैं तक जो है सारे के सारे ये आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं, तो ये 25 आपके जो है स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो आई थिंक क्लियर होगा ये वाला भी स्पर्श व्यंजन वाला। अब यहाँ पे जो अंतस्थ व्यंजन यहाँ पे जो दिया गया है, तो अंतस्थ व्यंजन में आपके कौन कौन से होते हैं यहाँ पे, तो आपके ये कितने होते हैं अंतस्थ व्यंजन, तो ये भी आपके 4 होते हैं। कौन कौन से, तो ये, र, ल और व, ये 4 होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखनी है, स्पर्श व्यंजन जो आपके कितने हैं, तो 25 भी होते हैं, कई जगह 25 भी है, लेकिन हम देखें एग्जैक्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो सिर्फ आपके यहाँ पे कितने होंगे, 4 हर एक में, मतलब जो लास्ट वाले जो आपके व्यंजन होते हैं वो आपके किसमें, नासिकीय व्यंजन में जो काउंट होते हैं, नासिकीय व्यंजन में आपके काउंट होते हैं। कौन कौन से, जो आपके हो जाएंगे, जो आपका ड वाला हो जाएगा, उसके बाद ञ वाला हो जाएगा, न वाला, न और मैं, ये आपके नासिकीय व्यंजन में काउंट होते हैं। उस अकॉर्डिंग देखना ये कितने होंगे। बाकी स्पर्श व्यंजन कितने हैं टोटल कमेंट करके आप बता देना। और बाकी हमने इन चारों के बाद तीनों के बारे में डिस्कस कर ही लिया है, तो कौन सा 90 का ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है कि सर्वज्ञ का जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा, यानी अपोजिट और विलोम यहाँ पे पूछा गया, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे दिया गया है अल्पज्ञ, इसका राइट आंसर बनेगा। इसके अलावा जो सेकंड देखिए, विद्वान का आपका कौन सा हो जाएगा, तो विद्वान का आपका अपोजिट मूर्ख हो जाएगा। कृतज्ञ जो दिया गया, ये आप ध्यान रख लेना कौन सा हो जाएगा, इसका कृतघ्न जो है आपका, इसका अपोजिट हो जाएगा कृतज्ञ का, तो ये भी आप ध्यान रख लेना। अब यहाँ पे देखिए अल्पज्ञ पूछ लिया, विद्वान का मूर्ख हो जाएगा, कृतघ्न ये थोड़ा सा अलग है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया गया कि हिंदी भाषा को 14 सितंबर डैश को जो है राजभाषा के रूप में घोषित की गई, तो ये बात कब की है, तो बात आपकी रहेगी 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा निर्णय लिया गया कि हिंदी भाषा जो है उसको आपकी राजभाषा जो बना लिया जाएगा, तो 14 सितंबर 1949 आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अब यहाँ पे देखिए आपका कितना है, तो आज 14 सितंबर ही है, और 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस जो है, हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को मनाते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखने की, 1949 से तो है आपकी हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। हिंदी दिवस जो है वो आपका कब से बनाना शुरू हुआ, तो ये आपका 1953 को जो है पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया था 14 सितंबर को, और उसके बाद हर साल जो आपका हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट पुष्प शब्द जो है आपका, इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, पर्यायवाची इससे मिलता जुलता शब्द कौन सा हो जाएगा, तो आपका कुसुम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे वो राइट आंसर बनेगा पुष्प का। इसके बाद रुपया पैसा जो दिया गया है, ये किस समास का उदाहरण है, तो ये किसका होगा, तो हमने पहले भी इसको डिस्कस किया, द्वंद्व। तो द्वंद्व आपका ध्यान रखना है, द्वंद्व को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको अलग अलग लिखेंगे, तो द्वय और द्वय हम इसको लिख सकते हैं, तो यानी कि जिस शब्द के बीच में आपका और, या, तथा, आदि ये सब आ जाए, आदि नहीं, और, या, तथा ये शब्द आ जाए, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। अब जैसे रुपया पैसा जो दिया गया, अगर हम इसको लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, रुपया और पैसा लिख सकते हैं, रुपया और पैसा इसको लिखेंगे। अगर हम ये कहें सुख दुख लिखें, तो सुख और दुख को हम कैसे लिख सकते हैं, सुख और दुख लिख सकते हैं, सुख और दुख लिख सकते हैं। यानी कि जहां भी हम जब इसको सही से लिखेंगे तो हमारा क्या, बीच में आपका और, या, तथा ये शब्द आ जाए, तो हमारा कौन सा, द्वंद्व समास होगा। ध्यान रखना है, ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। ये आपसे ये पूछ रहे कि ऐसे समास जिनमें क्या है, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद जो है वो प्रधान होते हैं, तो वो हमारे कौन से हो जाएंगे, तो वो भी हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। बाकी सारे के सारे समास हम अलग से डिस्कस करेंगे, अभी अगर एक साथ किए तो सारे यहाँ पे मिक्स हो जाएंगे। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा कि जिस शब्द से जो है किसी काम के करने अथवा होने का बोध हो, यानी कि काम के करने या होने का बोध होगा, तो हमारा क्या कहलाएगा, क्रिया कहलाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। अब अगर टाइम के हिसाब से पूछ ले कि काम कब किया गया, यानी समय का हमें बोध करवाए, तो समय का बोध करवाने वाला हमारा क्या हो जाएगा, काल हो जाएगा। और धातु ये आपका इंपॉर्टेंट होगा, ये एग्जाम में पूछा गया, क्या हो जाएगा, क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को आपका क्या कहते हैं, मूल रूप को क्या कहते हैं, तो इसको हम धातु कहते हैं। तो ये याद रख लेना, ये एग्जाम में पूछा गया है कि क्रिया के मूल रूप को हम क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो सेकंड यहाँ पे दिया गया, बाकी यहाँ पे क्रिया बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। इसके बाद अन्योक्ति जो है आपका, अन्योक्ति अलंकार किसे कहते हैं, तो इसमें क्या होता है आपका, जहां पे क्या है, अप्रस्तुत वस्तु के वर्णन से प्रस्तुत वस्तु की प्रतीति हो, अर्थात जो कहा जाए
उससे अलग किसी अन्य अर्थ का बोध हो तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। या हम कह सकते हैं कि उपमान के माध्यम से किसका, उपमेय का वर्णन किया जाए, उपमान के माध्यम से उपमेय का वर्णन किया जाए। अब उपमान हमारा कौन सा है, तो अप्रस्तुत वस्तु जो है, अप्रस्तुत है, ये हमारा उपमान होता है। उपमेय हमारा कौन सी, तो प्रस्तुत होती है। तो इस तरह से आप देखोगे कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे जो वो राइट आंसर बनेगा इसका, अन्योक्ति अलंकार। इसके बाद नेक्स्ट, शब्दों के संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए हम किस चिन्ह का यूज करते हैं, किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हमने पहले भी इस तरह के क्वेश्चन किए थे और ये एग्जाम में पूछे गए हैं। कौन सा, तो आपका लागू चिन्ह का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम यूज करते हैं, अगर किसी को स्वर्गीय अगर किसके आगे लगाना हो तो हम क्या करते हैं, उसके आगे इस तरह से हम यूज करते हैं स्व। तो ये आपका जो इस तरह का, ये हम कहते हैं जीरो के टाइप का जो हमारा चिन्ह हो जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं, लागू चिन्ह, इसको बोला जाता है। कौन सा, लागू चिन्ह, यानी कि संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए हम इस चिन्ह का यूज करते हैं। और इसके साथ ही कौन सा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो है वो राइट आंसर बनेगा। जो यहाँ पे जो दिया गया योजक चिन्ह, योजक चिन्ह आपका कौन सा है, जैसे हमने अभी किया, कौन सा, सुख और दुख, यानी कि जो बीच में इस तरह का हम साइन यूज करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह जो है इसको बोला जाता है। और ये हमारा कौन सा दिया गया, विवरण। तो विवरण आपका कौन सा होगा, जब हम किसी का विवरण देते हैं तो हम किस तरह का साइन यूज करते हैं, इस तरह का हम साइन यूज करते हैं। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा विवरण चिन्ह, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो दिया गया है। बाकी इन सभी को आप पढ़ लेना, इन सभी का स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। सभी के सभी चिन्ह ये पहले भी एग्जाम में पूछे गए और ये आगे भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे एक आपका शायद जो लागू चिन्ह का भी पहले पूछा गया, कोष्टक के बारे में भी पूछा गया, कोष्टक यानी ब्रैकेट के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इनको देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट, किसी क्षेत्र की विशेष में बोली जाने वाली भाषा जो है वो क्या कहलाती है, ये आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा हमारी क्या कहलाती है, बोली कहलाती है, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर है। जैसे अगर हम हरियाणा में ही बात करें, अलग अलग जगह पे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोली जाती है। रेवाड़ी साइड में हमारी हीरवाटी बोली जाती है। इसके अलावा जो राजस्थान के टच में आती है वहां पे हमारी बागड़ी जो है वो आपकी बोली जाती है। तो ये अलग अलग क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली हमारी क्या कहलाती है, बोली कहलाती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि प्रेरणार्थक क्रिया जो है किसे कहते हैं। देखिए इस तरह का आपका जो एक क्वेश्चन और भी पूछा गया था, जिसमें ये कहा गया था कि आपका अध्यापक जो है, अध्यापक छात्र से पत्र लिखवाता है, अध्यापक छात्र से पत्र लिखवाता है, ये आपका पत्र लिखवाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। और इसमें यह पूछा गया था कि इसमें आपकी कौन सी क्रिया है, तो किस तरह की क्रिया जो इसमें रहेगी, तो आपकी कौन सी, देखिए जो क्रियाएं कर्ता के द्वारा स्वयं कार्य न करके किसी अन्य व्यक्ति को कार्य करवाया जाए, अन्य से कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाए, तो हमारी कौन सी, तो आपकी प्रेरणार्थक क्रियाएं हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। यानी कि यहाँ पे देखिए अध्यापक जो खुद काम ना कर छात्र से काम करवाता है, तो ये हमारी प्रेरणार्थक क्रियाएं, ऑप्शन नंबर सी। जब इस तरह का क्वेश्चन आया था उसका आपका राइट आंसर बना था प्रेरणार्थक क्रियाएं। और यहाँ पे प्रेरणार्थक का ही आपका पूछ लिया इसकी जो है क्या डेफिनेशन है, क्या इसका मतलब है, तो हमारी जो क्रियाएं कर्ता के द्वारा स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य व्यक्ति से करवाई जाए तो हमारी प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट आपको ये बताना है कि निम्न में से सही वाक्य का हमें चयन करना है कि इनमें से सही कौन सा है। तो मुझे दिल्ली जाना है, उसके बाद महक पत्थर को लिखती है, तो ये गलत हो जाएगा, पत्थर लिखती आएगा, ये गलत है। उसके बाद मैंने हंस पड़ा, तो ये भी गलत है। हमने इस विषय को सोचा, इस विषय पर सोचा, तो ये भी गलत है। तो कौन सा, मुझे दिल्ली जाना है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। जहां किसी बात को जो है अलग करके दिखाना हो वहां पे हमारा कौन सा चिन्ह यूज करते हैं, तो कौन सा, तो आपका उपविराम जो है वो यूज किया जाता है। अब आपका यहाँ पे देखिए उपविराम कौन सा होता है, तो उपविराम हम इसको कैसे लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं। आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। एक तो हमने कौन सा, तो अभी विवरण चिन्ह जो हमने किया था, विवरण चिन्ह जो कि एग्जाम में पूछा गया था, किसी को अगर हमें विवरण देना है तो उसमें हम किस तरह का, इस तरह का यूज करते हैं, बिल्कुल इस तरह का। तो आपका ये विवरण चिन्ह हो जाएगा। और यहाँ पे उपविराम जो दिया गया, उपविराम जैसे हम क्या लिखते हैं, विज्ञान आपका क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे कहते हैं, देखिए विज्ञान वरदान या अभिशाप, विज्ञान लिखकर हम वरदान या अभिशाप लिखते हैं, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, तो इस तरह देखिए आपका यहाँ पे जो हमने यूज किया है, तो कौन सा हो जाएगा, आपका उपविराम जो है ये यूज किया हमने यहाँ पे। यानी कि वाक्य को, बात को हमने अलग करके दिखाया कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, तो आपका कौन सा उपविराम जो है यहाँ पे राइट आंसर बनेगा इसका। बाकी अर्ध विराम और अल्प विराम हमने पहले ही पढ़ लिया। इसके बाद नेक्स्ट, हिंदी भाषी लोगों की संख्या जो है दृष्टि से विश्व में इसका कौन सा स्थान है, तो कौन सा स्थान आएगा, तीसरा स्थान आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। अब हमें तीसरा पता है तो बाकी भी हमें पता होना चाहिए कि आपका सबसे पहला जो है कौन सा, पहले नंबर पर हमारी इंग्लिश हो जाएगी, पहले नंबर पर कौन सी, तो इंग्लिश हो जाएगी। दूसरे नंबर पर आपकी कौन सी, तो चाइनीज हो जाएगी, चाइनीज, या हम इसको कौन सी, मंदारिन भी इसको बोल सकते हैं, चाइनीज या मंदारिन। और तीसरे नंबर पर कौन सी हो जाएगी, तो हिंदी जो है वो तीसरे नंबर पर रहेगी। अब ये जो है मैंने आपको आज सुबह जो आपका हिंदी दिवस की जो हमारी एक पोस्ट शेयर की थी, उसमें मैंने नीचे आपको पूरी डिटेल आपको बताई थी कि हिंदी दिवस कब मनाया
जाता है 14 सितंबर को। पहली बार कब से शुरू हुआ? 14 सितंबर 1953 से शुरू हुआ। हिंदी भाषा को कब? 14 सितंबर 1949 से जो है इसको हमने अडेप्ट किया था, हिंदी भाषा को जो है राजभाषा के रूप में यहाँ पे शामिल किया गया था। अब यहाँ पे देखिए दोनों के दोनों क्वेश्चन यहाँ पे आ गए, एक तो ये वाला और एक आपका जो है 1949 वाला। दोनों के दोनों क्वेश्चन आज की पोस्ट में आप जाकर देखोगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद देखिए कि डैश का प्रयोग जो है भाषा में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए और कथन को सजीव और प्रभावशाली बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो किसका? तो मुहावरे का यूज करते हैं कथन को ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है यहाँ पे वो राइट आंसर बनेगा। इसके अलावा समास जो दिया गया, समास का आपका मतलब क्या होता है? किसी को संक्षेप में लिखना। समास का मतलब क्या होता है? किसी को संक्षेप में लिखना, यानी कि कम शब्दों में जो है उसका अर्थ जो है ज्यादा प्रकट हो आपके सामने। जैसे हम लिखते हैं 4 पायों का समूह, 4 पायों का समूह हम लिखते हैं, कितना बड़ा है? 4 रास्तों का समूह, 4 रास्तों का समूह लिखते हैं तो ये कितना बड़ा है? तो इसको शॉर्ट में लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं? 4 रास्तों का समूह, तो इसको चौराहा लिखते हैं। देखिए शॉर्ट में लिखा और मतलब आपका ये बनता है, यानी किसी को संक्षेप में लिखना आपका क्या है? वो आपका समास कहलाता है। ये हम कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर एक नया जो है शब्द बनता है, वो हमारा क्या कहलाता है? समास कहलाता है। तो ये आपका समास हो गया। इसके अलावा आपका जो यहाँ पे विशेषण जो दिया गया है, जो आपके संज्ञा या सर्वनाम की जो है, संज्ञा या सर्वनाम की जो आपकी विशेषता बताते हैं वो आपके कौन से? तो विशेषण कहलाते हैं। तो कौन सा यहाँ पे बनेगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके सामने अध्यापक जो है छात्रों से निबंध लिखवाते हैं। देखिए ये वही वाला क्वेश्चन है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा? प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि इसमें क्या है? कार्य खुद ना करके किसी और पर्सन से करवाया जाए तो हमारी प्रेरणार्थक क्रियाएं हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो है वो राइट आंसर बनेगा। इसके अलावा अपूर्ण जो दिया गया, यानी जिसमें काम पूरा ना हो, पूर्वकालिक यानी कि वो पूर्वकालिक हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से एक स्वतंत्र शब्द की रचना होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? तो कौन सा बनेगा आपका समास, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया गया। हमने अभी अभी डिस्कस किया कि 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर एक नया जो है आपका सार्थक शब्द बनता है, तो वो हमारा कौन सा समास कहलाता है। और यहाँ पे परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से एक स्वतंत्र शब्द की रचना होती है, तो इस मेल को आपका समास बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो है वो राइट आंसर बनेगा। इसके अलावा आपका यहाँ पे और कौन सा? तो आपका संधि जो दिया गया, संधि का अर्थ होता है आपका कौन सा? संधि का अर्थ होता है मिलना, यानी कि जब 2 या 2 शब्दों को मिलाते हैं तो हमारा कौन सा आपका संधि कहलाती है। जब हम 2 शब्दों को अलग करते हैं तो वो हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा। अलंकार जो दिया गया, तो अलंकार आपका क्या होगा? अलंकार का मतलब हमने डिस्कस भी किया, कौन सा? आभूषण या गहना, यानी कि किसी काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए हम जो है अलंकार का यूज करते हैं। तो यहाँ पे 89 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि दिया गया है समास। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने जो रहेगा कि जहां किसी वस्तु या बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन या प्रशंसा की जाए, वहां पे आपका जो है कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो जहां पे बात को काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए तो आपका अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा? थर्ड जो है वो इसका राइट। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा कि यह दोहा जो आपके सामने है, इसमें कौन सा अलंकार रहेगा? रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए बारे उजियारा करे भड़े अंधेरा होए, तो इसमें कौन सा? तो आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। श्लेष का मतलब आपका क्या होता है? चिपका हुआ, यानी जिसके साथ क्या आपका कोई और ही अर्थ निकले तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? श्लेष अलंकार, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने कि जिस समस्त पद का जो है आपका उत्तर पद जो है वो प्रधान होता है, उसे हम कौन सा समास कहते हैं? तो जिसमें आपका उत्तर पद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है वो राइट आंसर बनेगा। तो आई थिंक ये क्लियर होगा, ये तत्पुरुष वाला पहले भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा बहुव्रीहि समास जो दिया गया, इसमें आपके कौन से? तो दोनों पद के बीच में, यानी कि आपका बहुव्रीहि के बारे में हमने पहले डिस्कस किया कि दोनों पद के माध्यम से जो किसका वर्णन किया जाता है, के माध्यम से तीसरे का वर्णन किया जाता है, वो हमारा कौन सा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। द्वंद्व के बारे में हमने अभी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, जिसको हम क्या कहते हैं? और, या, तथा आदि से जो है उनको अलग कर सकते हैं, वो हमारा द्वंद्व हो जाएगा। और एक हमारा कौन सा? अवयवी भाव जो बचा है, इसमें आपका क्या है? अवयवी भाव में आपका जो पूर्व पद जो है, पूर्व पद वो क्या होगा? वो आपका अवयव होगा, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? तो अवयवी भाव समास होगा। जैसे यथाशक्ति जो है, यथाशक्ति कौन सा? यथाशक्ति जिसमें शक्ति के अनुसार होता है, तो यानी यथा इसमें क्या है? जो आपका अवयव जो है वो दिया गया। ये हम कह सकते हैं आजीवन, या हम कह सकते हैं प्रतिदिन। तो ये प्रति जो है ये हमारा कौन सा? तो अवयव हो जाएगा। यहाँ पे आ जो है ये हमारा कौन सा हो जाएगा? अवयव हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखोगे तो कौन सा? अवयवी भाव समास हो जाएगा। और यहाँ पे जो पूछा गया उत्तर पद प्रधान हो जाएगा, तो कौन सा? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। आग बबूला होना जो है इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका आपका राइट आंसर पता ही आप सभी को, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, क्रोध से भर जाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हेमु हेतुमद भूतकाल जो है किसे कहते हैं?
तो इसमें आपका कौन सा होगा? देखिए हेतु हेतुमद भूतकाल का मतलब क्या होता है कि हमें ये हो कि जो आपका कार्य जो हो भूतकाल में जो है खत्म होना था लेकिन किसी वजह से वो नहीं हुआ, तो इसके अकॉर्डिंग क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कोई कार्य बीते हुए समय में होता है परंतु किसी कारण नहीं हुआ, तो कौन सा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो गया। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि यदि वर्षा जो है, यदि वर्षा अच्छी होती या यदि वर्षा होती तो क्या है, पैदावार अच्छी होती या फसल जो है वो अच्छी होती। यानी कि अगर यहाँ पे दिया गया हुई नहीं है लेकिन अगर होती तो आपकी फसल अच्छी होती, यानी कि जिसमें क्या है कोई कार्य बीते हुए समय में होता तो जिसके कारण क्या है आपका किसी वजह से नहीं हुआ, तो आपका नहीं हुआ। तो इस तरह के आपके एग्जाम्पल, जैसे हम एक और एग्जाम्पल लें कि यदि तुम पढ़ते तो परीक्षा में पास हो जाते, तो ये इस तरह के आपके किसके हेतुमद भूतकाल के जो है एग्जाम्पल हो जाएंगे, जो कि 90 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा कि इनमें से सात्विक अनुभाव के अंतर्गत नहीं आता, तो कौन सा नहीं आता? आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हर्ष जो है वो आपका सात्विक अनुभाव के अंतर्गत नहीं आता। इन वाक्यों को जो है मिलाकर एक मिश्र वाक्य बनाना है, तो कौन, यानी कि आपका मिश्र वाक्य बनाना है। शीला को पुस्तक खरीदनी थी वह बाजार गई, तो क्या हो जाएगा? चूंकि शीला को पुस्तक खरीदनी थी इसलिए वह बाजार गई, तो आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। शीला को एक पुस्तक खरीदनी थी इसलिए वह बाजार गई, तो आपका जो है राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे। इसके बाद मैं तो लुट गया, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? तो किस क्रिया का हो जाएगा? तो अकर्म क्रिया का उदाहरण है, यानी जिसमें आपकी कोई भी क्रिया ना हो वो आपकी कौन सी हो जाएगी? तो अकर्म क्रिया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर। तो इसमें आपको देखिए आपकी कौन सी, एक तो आपकी अकर्मक है, एक आपकी सहकर्मक है। तो आपकी मैं तो लुट गया, इसमें देखिए आपका क्या, पहले इस वर्ड को देखिए, क्या कर्मक है, तो यानी कि जिसमें क्या है आपका कर्म नहीं दिया होता, जिसमें आपके कर्म की एब्सेंस होती है, तो हमारा कौन सा? आपका अकर्मक क्रिया होती है। अब यहाँ पे देखिए मैं तो लुट गया, इसमें आपका क्या है, यहाँ पे कर्म नहीं दिया हुआ, तो इस तरह से आपका कौन सा? ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो वो इसका राइट आंसर बनेगा। सहकर्मक क्या है? जिसमें हमें काम के होने और करने का हमें पता चले, जिसमें आपके कर्म जो है उसके बारे में पता चले, तो हमारा सहकर्मक होता है। प्रेरणार्थक के बारे में हमने पढ़ाई है, तो कौन सा? 89 का राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। इसके बाद विशेषण का जो है प्रथम या मूल रूप जो है क्या है? ये क्वेश्चन भी आपका पहले पूछा गया था और इसमें क्या था कि यह विशेषण का प्रथम या मूल रूप है। तो विशेषण के आपके जो है 3 अवस्थाएं होती है, 3 अवस्थाएं जो कि हमने पहले भी डिस्कस की है, 3 अवस्थाएं। तो आपकी कौन सी हो जाएगी? तो देखिए एक आपकी सबसे पहली कौन सी है? तो सबसे पहली आपकी मूलावस्था हो जाएगी। दूसरी कौन सी है? तो दूसरी आपकी उत्तरावस्था हो जाएगी। और तीसरी कौन सी? तो आपकी उत्तमावस्था हो जाएगी। तो पहले आपका कौन सा? तो तीसरी अवस्था के बारे में पूछा गया था एक एग्जाम में, तो उसमें कौन सा? उत्तमावस्था राइट आंसर था। और इसमें प्रथम और मूल रूप के बारे में बात की गई है, तो कौन सा आपका? ऑप्शन सेकंड जो है आपका मूलावस्था इसका राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है कि आपका जो निर्वेद शब्द जो है इस रस का स्थायी भाव क्या है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है शांत इसका राइट आंसर है। उसके बाद लूटना जो है एक क्रिया है, इसका आपका भाववाचक रूप कौन सा हो जाएगा? तो इसका भाववाचक कौन सा? लूट बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो राइट आंसर दिया गया है। इसके बाद जिससे कार्य की जो है नित्यता और उसके बंद न होने का भाव प्रकट हो उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? अब यहाँ पे देखिए आपके सामने क्वेश्चन में दे रखा है कि जिससे कार्य की नित्यता के बारे में या उसके बंद न होने के भाव प्रकट हो, तो कौन सा? नित्यता बोधक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। नित्यता से नित्यता बोधक, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद परीक्षाएं जो है वो चल रही है और यह भूतकाल का कौन सा उदाहरण है? देखिए यहाँ पे क्या परीक्षाएं चल रही थी, ओके थी है यहाँ पे, तो देखिए परीक्षाएं चल रही थी यानी कि काम जो है यहाँ पे पूरा नहीं हुआ है, तो इसलिए कौन सा? तो अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। देखिए परीक्षाएं चल रही थी, यानी कि अगर यहाँ पे काम खत्म होने की बात हो जाती तो हमारा पूर्ण हो जाता, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ चल रही थी, यानी कॉन्टिन्यूअस है, तो लगातार है, तो आपकी कौन सी? अपूर्ण, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर। इसके बाद चुनी हुई सरकार को गिराना अलोकतांत्रिक है, यह वाक्य में किस क्रिया का उदाहरण है? इसमें आपका कौन सा? तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है प्रेरणार्थक की क्रिया यहाँ पे दिया गया है, इसका राइट आंसर, जो कि ऑफिशियल आंसर की में। इसके बाद क्रिया के जिस रूप से जो है वर्तमान समय के कार्य करने या होने का बोध हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो वर्तमान समय में कार्य होने या करने का बोध हो, तो हमारा कौन सा? आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वर्तमान काल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, क्योंकि वर्तमान की बात है तो वर्तमान काल हो जाएगा। अंधे की लकड़ी जो है इसका आपका क्या हो जाएगा? तो अंधे की लकड़ी का एकमात्र सहारा, आपको मुहावरे का राइट आंसर पता ही है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। और इसके बाद 90 क्वेश्चन देखिए, क्रिया विशेषण के कुल कितने भेद हैं? तो इसके कितने? आपके 4 भेद है, और 4 भेद आपके कौन कौन से हो जाएंगे तो वो भी आप ध्यान रख लेना अगर पूछा जाए तो। कौन सा? तो एक आपका कालवाचक हो जाएगा,
कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा आपका कौन सा है, तो दूसरा आपका एक रीतिवाचक हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, कौन सा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ये तीसरा है। और चौथा कौन सा हो जाएगा, तो चौथा आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक। तो ये चार आपके जो है किसके क्रिया विशेषण के भेद हो जाएंगे, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट, और यहाँ पे देखिए रीति के बारे में किसी काम के किस तरह से हो रहा है, तो वो हमारा रीतिवाचक में आ जाएगा। कालवाचक यानी समय का बोध करवाई, और स्थानवाचक जो किसका, आपका स्थान का बोध करवाए, और परिमाणवाचक यानी माप तोल के बारे में अगर ये बताए तो आपका कौन सा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो ये चारों के चारों भी आप ध्यान रख लेना, 90 का बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है यहाँ पे कि साहित्य में जो है कवि काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हमने ये डिस्कस किया, कौन सा, अलंकार, या हम कह सकते हैं आभूषण भी इनको कहते हैं। जिस तरह से महिलाएं आभूषण का यूज करते हैं उसी तरह से कवि जो है साहित्य में या कवि काव्य में अलंकार का यूज करते हैं, यानी शोभा बढ़ाने के लिए। इसके बाद 88 आयुष्मान जो है शब्द, इसका स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो देखिए बाकी इसके ऊपर में जो आपका समास जो उसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो आयुष्मान शब्द जो है इसका आपका जो है क्या दिया है, इसकी स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, तो आपका आयुष्मती, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर बनेगा। अब यहाँ पे आपको जो है इनकी देखना है कि किस तरह से इनको लिखा जाता है, मती इस तरह से लिखा जाता है या इस तरह से, तो एग्जैक्ट क्योंकि आपके स्पेलिंग करेक्शन में हम कह सकते हैं शब्द शुद्धिकरण में आपका जो है ये पूछा जा सकता है। उसके बाद हवा लगना, हवा लगना जो आपका क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, तो इसका आपका असर आना, तो हवा यानी बाहर की हवा लग गई है तो किसी का असर आ जाना, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। और इसके बाद देखिए तुम सुबह जो है जल्दी नहीं उठते, यह वाक्य किस वाच्य में रहेगा, तो किस में रहेगा, आपका कृतवाच्य में, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे वो राइट आंसर बनेगा। तो वाच्य के आपके कितने भेद होते हैं, तो वाच्य, यहाँ पे वाच्य है, ध्यान रखना, ये वाक्य नहीं वाच्य आ जाएगा, ओके ये वाच्य है, ठीक है। तो देखिए वाच्य में आपके कितने हैं, तो तीन भेद है, कौन से, एक तो आपका कृतवाच्य हो जाएगा, दूसरा कौन सा, तो कर्म वाच्य है, तीसरा कौन सा, तो आपका भाववाच्य हो जाएगा। अब जिसमें जो है आपका कर्ता मुख्य हो, यानी कर्ता जो काम करने वाला मुख्य हो, तो हमारा कौन सा कृतवाच्य होता है। यहाँ पे किसके बारे में है, देखिए तुम सुबह जल्दी नहीं उठे, तुम यानी कि कर्ता के बारे में यहाँ पे मेन हो जाएगा, बात की जा रही है, तो कौन सा कृतवाच्य हो जाएगा यहाँ पे, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो है वो राइट आंसर बनेगा। अगर कर्म जो है, अगर कर्म जो है वो आपका इंपॉर्टेंट हो जाए, जैसे कि आपका वर्षा से जो है आपकी पुस्तक नहीं पढ़ी जाती, तो पुस्तक नहीं पढ़ी जाती, तो उसमें आपका कौन सा, तो कर्म वाच्य हो जाएगा। और भाव वाच्य में आपका क्या बनता है, तो जैसे कि आपका इसमें क्या है, अकर्म क्रिया का मुख्य भाव होता है भाव वाच्य में, और इसमें क्या है, जैसे हमसे वहां नहीं ठहरा जाता, तो इस तरह के एग्जाम्पल जो है वो आपके भाव वाच्य में आ जाएंगे। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। और इसमें आपको पहले और दूसरे में कंफ्यूज नहीं होना, अगर सिंपल वाक्य आपके सामने आ जाए, जिस तरह लड़कियां बाजार जा रही है वह खाना खाता है, तो इस तरह से आपका सिंपल वाच्य है वो कृतवाच्य हो जाएंगे। जहां पे ये दिया हो कि लड़कियों के द्वारा बाजार जा रहा है, राम के द्वारा खाना खाया जा रहा है, तो वो हमारा कर्म वाच्य में आ जाएगा। तो इस तरह दोनों में आपको जो है डिफरेंस और अंतर जो है वो पता लग गया होगा। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट देखिए कि आपका के साथ, के पास, के अंदर, के ऊपर, के नीचे, ये शब्द जो है किस अवयव के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले देखिए अवयव आपके होते क्या हैं, अवयव जो दिए गए हैं इनको हम क्या अविकारी शब्द भी बोलते हैं, यानी जिनका जो है लिंग वचन के आदि जो इनके हिसाब से इन पर कोई फर्क ना पड़े, इनमें कोई अविकारी यानी कि जिनमें कोई चेंज ना हो, तो हमारे अविकारी अवयव शब्द होते हैं। अब देखिए आपके सामने जो दिए गए के साथ, के पास, के अंदर, ये सब किस में आते हैं, तो ये आपके संबंध बोधक में आएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर दिया गया। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पे एग्जाम्पल तो आपके सामने दिए गए हैं, तो संबंध बोधक आपके कौन से होते हैं, जिनमें जो शब्द क्या आपके संज्ञा या सर्वनाम को अन्य सर्वनाम या संज्ञा के साथ जोड़ते हैं, तो हमारे संबंध बोधक यानी जो है क्या संबंध क्रिएट करते हैं, संबंध बनाते हैं, तो वो संबंध बोधक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर। और इसके साथ ही आपका जो समुच्चय बोधक जो दिया गया, समुच्चय बोधक में आपका क्या होता है कि जिन शब्दों की वजह से दो या दो से ज्यादा वाक्य शब्द जो है या वाक्यांश आपस में जुड़ते हैं, जैसे किंतु हो गया, परंतु हो गया, इसके अलावा कौन सा, या हो गया, क्योंकि, तथा, अन्यथा, ये सारे के सारे आपके जो वर्ड है ये आपके समुच्चय बोधक कहलाते हैं। तो ये शब्द जो है समुच्चय बोधक कहलाते हैं। तो इन दोनों में आपको ध्यान रखना है, संबंध बोधक जो कि रिलेशन दिखा रहा है आपका, जैसे के साथ, के पास, के अंदर, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने कि डैश शब्द वह रूप है जिससे यह पता चलता है कि उसका प्रयोग एक के लिए हुआ या अनेक के लिए। तो देखिए एक वचन, बहुवचन, यानी कि आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। वचन जो है उसका, उससे हमें यह पता चलता है कि वो एक है या एक से ज्यादा है। इसके बाद नेक्स्ट, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे हम कौन सा कारक कहते हैं, तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर बनेगा 89 का।
तो यहाँ पे देखिए आपका कौन सा बनेगा, अधिकरण कारक बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। आधार यानी कि आपका आधार से अधिकरण हो गया, तो इससे आप ध्यान रख सकते अधिकरण। अब इससे जो है आपके कारक से जुड़ा हुआ मैंने आपके साथ शेयर किया था, शायद आपने देखा भी होगा, और नहीं देखा तो आप दोबारा से देख लेना। जैसे कर्ता के साथ आपका क्या लगता है, कर्ता ने, उसके बाद कर्म के साथ क्या लगता है, को, उसके बाद कर्ण के साथ क्या लगता है, कर्ण के साथ, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से। तो इस तरह से ये आपका जो है कारक के एक छोटी सी टेबल है जो आपको ध्यान रखनी है, एक छोटी सी टेबल, वो आप याद रख लेना, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, दूध का दूध और पानी का पानी होना, आपका लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाता है, यानी कि एक न्याय हो जाना, निष्पक्ष न्याय हो जाना। ऑप्शन नंबर ए जो है वो 90 का आपका राइट आंसर बनेगा। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद देखिए अभी जैसे मैंने आपको बताया, जो आपकी कर्ता यानी कारक से जुड़े हुए क्वेश्चन, जैसे से, के द्वारा, के साथ, ये आपकी किसकी विभक्ति हो जाएगी, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, कौन सा, कर्ता ने, उसके बाद कर्म को, और उसके बाद कर्ण से। तो कर्ण से हो जाएगा तो आपका कौन सा हो जाएगा, कर्ण से। तो आपका कौन सा इसमें बनेगा, देखिए से यानी कि हमारा कौन सा, से, के द्वारा और के साथ, तो कौन सा, कर्ण बनेगा। ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। अगर यहाँ पे ने जो दिया होता, ने किसके साथ आता है, तो हमारा कर्ता के साथ, को किसके साथ आता है, तो कर्म के साथ आता है। तो ये एक हम कह सकते हैं कारक विभक्ति है, छोटी सी एक टेबल है, वो आप याद कर लेना, टेलीग्राम पे इसको शेयर कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, जिस क्रिया में जो है किसी कार्य को करने की इच्छा प्रकट हो, वो हमारा कौन सा होता है, तो इच्छा प्रकट होने से आपका कौन सा, तो इच्छा बोधक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे वो राइट आंसर बनेगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कि पूर्णकालिक क्रियाओं में जो है कर्ता के साथ किसका प्रयोग नहीं होता, तो किसका नहीं होता, कि पूर्णकालिक क्रियाओं में कर्ता के साथ आपका ने का प्रयोग नहीं होता, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे वो दिया गया है। जैसे इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कि राम जो है खाना खाने के बाद, राम खाना खाने के बाद सोता है, राम खाना खाने के बाद सोता है, यानी हम इसमें क्या लगाएंगे, तो इसमें हम ने जो है वो प्रयोग नहीं होता पूर्णकालिक क्रियाओं में। और पूर्णकालिक क्रियाएं कौन सी होती है, कि जब कर्ता के द्वारा एक क्रिया पूर्ण होने के बाद जो है दूसरी क्रिया संपन्न की जाती है। जैसे एक क्रिया किसने की, खाना खाया, उसके बाद खाने के बाद वो क्या है, सोने चला गया, या सो गया, सोने चला गया। तो एक क्रिया पूरी होने के बाद दूसरी क्रिया जो संपन्न की जाए, तो ये हमारी पूर्णकालिक क्रियाएं हो जाएगी, और इसमें ने का जो है प्रयोग नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा। इसके बाद संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव जो है किसे कहते हैं, तो इसमें कौन सा बनेगा, तो दो पदों, वाक्यांशों या वाक्य को जोड़ने वाला अवयव जो होता है हमारा संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद देखिए विस्मयादि बोधक अवयव जो है इसे क्या कहते हैं, तो इसे और क्या कहा जाता है, तो द्वतोयक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो वो इसका राइट आंसर बनेगा। अब विस्मयादि बोधक आप सभी को पता है, जिसमें हम क्या, आश्चर्य हो गया, आश्चर्य, इसके अलावा कौन सा, हर्ष यानी खुशी होगी, आश्चर्य खुशी, या इसके अलावा शोक हो गया, या किसी से घृणा करना, इस तरह के आपके जो है विस्मयादि बोधक अवयव यूज करते हैं, जिसमें हम इस तरह का जो आपका सिंबल यूज करते हैं। और ये सिंबल भी आपका पूछा जा सकता है कि आपका इस तरह का जो है आपका सिंबल किसमें यूज होता है, तो आपका विस्मयादि बोधक अवयव रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट, डैश के द्वारा जो है समय का ज्ञान होता है, तो समय का ज्ञान हमें किससे होता है, तो कालवाचक से हो जाएगा, बिल्कुल। जहां पे कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा उसमें भी समय के बारे में पता चलेगा। रीतिवाचक के बारे में हमने अभी डिस्कस किया, कौन सा, जिसमें कार्य करने की रीति जो है वो किस तरह से हो जाएगी, तो जैसे काम जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, धीरे धीरे काम हो रहा है, तो इस तरह से आपके क्या है, काम किस तरह से हो रहा है, उसकी रीति क्या है, तो हमारा रीतिवाचक हो जाएगा। स्थानवाचक यानी जिसमें स्थान के बारे में बोध हो, तो हमारा स्थानवाचक हो जाएगा। तो यहाँ पे समय का दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बनेगा। निकटतम शब्द जो है डैश अवस्था से संबंधित है, तो कौन सा हो जाएगा, आपका 89 का राइट आंसर बनेगा, उत्तम अवस्था, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। इसके बाद संबंध कारक जो है वो किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं संबंध कारक, तो ये आपका संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य संज्ञा के साथ किया जाए, तो हमारा संबंध कारक हो जाएगा। देखिए आपके हिंदी में ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, तो लगभग हमें जिस तरह का आपका क्वेश्चन में दिया गया उसी तरह का आपका शब्द अगर हमें दिख जाए, तो उस तरह से हम उसको मैच करके हमारा राइट आंसर भी लगा सकते हैं। 90 का बनेगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। नेक्स्ट आपके सामने की निम्न वाक्यों में से कौन सा जो है एक मिश्रित वाक्य हो जाएगा, तो मिश्रित कौन सा रहेगा यहाँ पे, तो देखिए जो आपके एक दो शब्द, दो वाक्य आपके मिलकर एक वाक्य बनाते हैं, जैसे मेरी एक सहेली है जो आपको जानती है, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर रहेगा आपका मिश्रित वाक्य का। उसके बाद देखिए मैं अपना पाठ पढ़ूंगा, तो ये किस सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा, तो देखिए जिसमें क्या है आपका खुद की बात की जाए यानी निजी बात की जाए, जिसमें अपने का जो बोध करवाए, तो हमारा कौन सा होता है, निजवाचक यानी खुद का, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। वाचक और अनिश्चयवाचक यहाँ पे दिया गया है।
तो यहाँ पे पर्सनवाचक में आपका क्या हो जाएगा, जिसमें क्या है किसी पर्सन का बोध हो, किसी के बारे में पूछा जाए, जैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो यानी कि क्या कर रहे हो, तो इस तरह से आपका पर्सन का बोध किया जाए तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, पर्सनवाचक। और कौन सा जो अनिश्चयवाचक जो दिया गया, जिसमें क्या है किसी व्यक्ति या पदार्थ का हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता, असली में पता नहीं होता कि वो कौन है, लेकिन हमें उसके बारे में पता है कि हाँ वो है। जैसे बाहर कोई गेट पे अगर कोई खड़ा है तो हम लिखते हैं बाहर कोई खड़ा है, तो बाहर कोई खड़ा है, हमें ये पता है कि बाहर कोई ना कोई तो खड़ा है, लेकिन एग्जैक्ट हमें उसके बारे में नहीं पता, तो अनिश्चयवाचक आपका सर्वनाम हो जाएगा। जैसे कोई हो गया, कुछ हो गया, इस तरह के आपके जो है तो ये आपका अनिश्चयवाचक हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा निजवाचक बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर दिया गया है। उसके बाद देखिए काव्य का जो है लक्षण वाक्यम रसात्मक, काव्यम किस आचार्य ने किया, तो ये जो है किसकी रचना हो जाएगी, ये किस आचार्य ने किया, तो किसने, आचार्य विश्वनाथ ने, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे देखिए आपका जो है ये सारे के सारे ध्यान रखने, आचार्य विश्वनाथ का यहाँ पे पूछ लिया। इसके अलावा मम्मट का जो आपका क्वेश्चन था पहले पूछा गया, भरत मुनि से भी क्वेश्चन पूछा गया, यानी आपको जो है थोड़ा बहुत साहित्य के सिर्फ वो क्वेश्चन आप कर लेना एग्जाम से पहले जो आपके एग्जाम में आए हैं, क्या पता यहाँ से रिपीट में हो जाए, और बाकी ज्यादा डिटेल में पढ़ने की अभी जरूरत है नहीं। जिनका ग्राम सचिव पटवारी, कर्नल पटवारी या जो सीईटी की तैयारी करें वो इसका फायदा उठा सकते हैं, उनके पास टाइम है तो वो बिल्कुल डीपली जो है थोड़ा साहित्य को जो है पढ़ सकते हैं। बाकी जो है अभी जिन बच्चों का एग्जाम है वो क्या करें, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए सिर्फ वो एक बार कवर कर ले, बाकी अगर ज्यादा डीप में आएगा तो वो सभी के लिए बराबर रहने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट 90 देखिए कि कौन सी धातु जो है किसी पर आधारित न होकर स्वतंत्र होती है, तो कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, तो इसका आपका राइट आंसर बनेगा मूल धातु, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर दिया गया है। कौन सी धातु जो किसी पर आधारित न होकर स्वतंत्र होती है, तो मूल धातु होती है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। है अवर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे, तो जो एचएसएससी के द्वारा जो एग्जाम लिए गए हैं उनमें जो हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, और पूरा डिटेल में यहाँ पे हम सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे, ताकि उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं वो साथ साथ में यहाँ पे कवर होते जाएं। पहला देखिए कि जो शब्द जो है आपका किसी जाति अथवा एक सी वस्तु का बोध करवाते हैं उन्हें आपकी कौन सी संज्ञा बोला जाता है। देखिए जाति के बारे में अगर बात हो तो आपका कौन सा जातिवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है, जिसमें क्या एक जाति की बात हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं लड़का, तो लड़का क्या एक आपका क्या मेल के अकॉर्डिंग आपका हो जाता है। इसके अलावा जो नदियां जो है, नदी पर्वत, ये सारे के सारे किसके जाति के बारे में बात हो रही है, तो इनको आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा आपका जो दूसरा ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया, पहला कौन सा है यहाँ पे जो समुदायवाचक जो दिया गया है, तो समुदायवाचक जो है इसका आपका मतलब क्या होता है, तो आपका समूहवाचक भी हो सकता है, समूहवाचक समुदायवाचक एक ही बात है। तो इसमें आपके कौन कौन से आते हैं, जैसे किसी एक समूह का बोध करवाए, एक जहाँ पे नाम से पता चला एक समुदाय के बारे में बताए, तो कौन सा, जैसे कि आपकी सेना है, सेना क्या है एक पूरा कंप्लीट समूह जो है उसके बारे में बताता है। जैसे आपका क्या है पुस्तकालय है, पुस्तकालय जो है आपका ये रहेगा, इसमें आपका क्या है एक यानी एक पुस्तक को छोड़कर कंप्लीट काफी सारी बुक के बारे में यहाँ पे यानी कि एक समूह के बारे में बताया जा रहा है, तो ये आपका पुस्तकालय हो जाएगा समूहवाचक में। इसके अलावा कौन सा एक आयोग जो बना होता है, इसके अलावा समिति जो बनती है, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, तो एक समूहवाचक में या समुदायवाचक में आ जाएंगे, तो दोनों एक ही बात रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए भाववाचक जो दिया गया है, तो भाववाचक यानी कि किसी पदार्थ जो है, कोई भी आपके सामने पदार्थ जो होगा उसके गुण दोष धर्म दशा आदि जो है इनके बारे में बोध करवाए। कहाँ गया, तो ये था आपके सामने संज्ञा के बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया, और इसके तीनों यहाँ पे जो भेद दिए गए हैं, यानी हम कह सकते हैं संज्ञा के आपके कितने भेद है, तो संज्ञा के आपके वैसे तो 3 भेद होते हैं। कौन से, एक आपका जातिवाचक हो जाएगा, एक आपका व्यक्तिवाचक, और एक आपका कौन सा भाववाचक जो है ये हो जाएगा। अब इसमें क्या है आपका जो जातिवाचक जो दिया गया, इसी में आपका कौन सा द्रव्यवाचक होता है एक, और एक दूसरा कौन सा समुदायवाचक या समूहवाचक जो है ये इसी का पार्ट होता है, तो ये आप ध्यान रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आदान जो है इसका आपका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो आदान का विलोम क्या हो जाएगा, तो आदान का प्रदान होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर बनेगा। उसके बाद अपना का पराया हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध जो है वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका कारक कहलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे वो राइट आंसर है। अब कारक से आपके एग्जाम में जो है काफी बार क्वेश्चन आए, और हर बार क्या है आपके बस एक चीज ध्यान रखने, उससे आपके सारे के सारे यहाँ पे जो है क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध जो है वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ किया जाए तो उसे कारक कहते हैं। ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन। अब देखिए कारक के जो है यहाँ पे भेद पूछ ले कि कारक के आपके भेद कितने हैं, तो भेद कितने होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं, और 8 भेद में मैं सारा का सारा जैसे कि है यहाँ पे करवाएंगे तो ज्यादा समझ में नहीं आएगा। तो इसका जो है एक स्क्रीनशॉट मैंने पहले भी शेयर किया था टेलीग्राम पे, दोबारा से फिर कर दूंगा, जिसमें क्या है आपको जाकर वहां पे ये सारी की सारी चीज पढ़नी है, कौन कौन से कारक चिन्ह जो है वो यूज किए जाते हैं।
जैसे आपके कर्ता, एक तो आपका कौन सा कर्ता कारक होता है, कर्ता के साथ आपका ने लगता है, उसके बाद कर्म कारक होता है, कर्म के साथ आपका को लगता है, उसके बाद कर्ण कारक होता है, तो कर्ण के साथ आपका क्या लगता है, से या द्वारा जो है आपका कर्ण कारक के साथ लगता है। तो ये 8 कारक है जो आपको याद करने हैं। ये मैं सारे के सारे स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो आप इनको जाकर जरूर वहां से पढ़ ले। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाएगा, इसको आपका शब्द कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा कि वर्णों के और अक्षरों के सार्थक समूह, यानी एक सिस्टमेटिक वे से उनको सेट किया हुआ जो हमारे जो वर्ण और अक्षर हो जाएंगे, तो वो हमारे कौन से शब्द बनेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दोबारा से आपका क्या किसका कारक का यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, और इसमें देखिए आपको क्या दिया गया, से के द्वारा और के साथ जो है किस कारक की विभक्ति है। तो हमने अभी डिस्कस किया है, क्योंकि आपका कारक का जो है काफी बार क्वेश्चन रिपीट में आया, तो हर बार हम इनको डिस्कस करेंगे। तो कौन सा, देखिए कर्ता के साथ हमारा कौन सा लगता है, तो कर्ता ने लगता है, कर्म के साथ हमारा को लगता है, और के कर्ण के साथ हमारा क्या, से या के द्वारा या द्वारा जो हमारा कर्ण के साथ लगता है। अब अपादान जो दिया गया, अपादान के साथ भी हमारा से लगता है, तो ये हमारा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए तो यहाँ पे क्या दिया गया, से के द्वारा और के साथ हमारी कौन सी कर्ण की विभक्ति लगती है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। अब अपादान के साथ आपका से क्यों लगता है, तो कि अपादान आपका किसके लिए यूज होता है, तो आपका अलग होने के लिए, यानी कोई चीज किसी से अलग हो तब उसमें हमारा कौन सा अपादान कारक हो जाएगा। अब अलग कैसे, यहाँ पे देखिए जैसे कि हमने एग्जांपल लिया, हम एक तो अपादान कारक का एग्जांपल लेंगे, दूसरा हम कर्ण कारक का जो है वो एग्जांपल लेंगे। तो कर्ण का हमने एग्जांपल लिया सबसे पहले कि बच्चे जो है, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, खेल रहे हैं। तो इसमें देखिए आपका क्या है, से खेल रहे हैं, तो गेंद से खेल रहे हैं, तो आपका कौन सा इसमें कर्ण कारक हो जाएगा। अब अलग होने की बात, क्योंकि इसमें अलग होने की तो बात है नहीं कहीं पे, तो अपादान में आपका क्या हो जाएगा, यानी कि किसी से अलग होने की बात। जैसे बच्चा जो है छत से गिर गया, बच्चा छत से गिर गया, तो ये दोनों में आपको डिफरेंस देखना है। बच्चा छत से गिर गया, आप देखिए इसमें क्या है, छत से गिर गया, यानी अलग होने की यहाँ पे बात की जा रही है। जैसे राम घोड़े से गिर गया, यानी कि से जो है यानी अपादान हमारी अलग होने की जो बात हो जाए वो हमारा अपादान कारक हो जाएगा, और बाकी दूसरा जो है से या के द्वारा हमारा जो है कर्ण हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका है वो राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने कि हिंदी में मूल धातु से जो है, मूल धातु में प्रत्यय जोड़कर क्रियाएं बनाई जाती है, यानी मूल धातु आपके सामने होगी, उसमें कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे कि आपकी क्रियाएं जो है वो बन जाएगी। अब सबसे पहले देखिए, एक तो आपका कौन सा होता है, उपसर्ग होता है, एक तो आपका उपसर्ग होता है, दूसरा हमारा कौन सा होता है, तो प्रत्यय होता है। अब उपसर्ग और प्रत्यय में क्या फर्क है, उपसर्ग तो शब्द के शुरू में लगते हैं, शुरू में आपके जो लगते हैं उपसर्ग, और लास्ट में अगर हम पूछे अंत में तो आपके प्रत्यय लगते हैं। अब यहाँ पे इसने प्रत्यय बोला है, यानी कि वो वर्ड जो हमारा वो वर्ड के लास्ट में लगेगा, क्रिया के अंत में लगेगा। तो कैसे लगेगा, देखिए जैसे हमने लिखा खेल, खेल आपकी जो क्रिया हो जाएगी, और इसके साथ प्लस में ना किया तो क्या हो जाएगा, खेल ना हो जाएगा। तो इस तरह हमारा कौन सा पढ़ के साथ ना लगाएंगे तो पढ़ना हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, खेल खेलना, पढ़ना, यानी कि ना जब हम लगाएंगे तो हमारी क्या क्रियाएं बन जाएगी। तो इस तरह से आपका कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा, यानी कि ना प्रत्यय जोड़कर जो है क्रियाएं बनाई जाती है मूल धातु में। जैसे खेल के साथ ना जोड़ा, पढ़ के साथ ना जोड़ा, तो पढ़ना बन गया। इसके बाद नेक्स्ट, पढ़ना जो है आपका क्रियापद है, और इसका भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, तो भाववाचक संज्ञा आपकी क्या हो जाएगी, तो जैसे जिसके उसके गुण दोष या भाव का पता चले कि पढ़ना, यानी क्या पढ़ाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा, पढ़ना का भाववाचक कौन सा, पढ़ाई हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, शब्द के जो है जिस रूप से एक या अधिक होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, हम वचन कहेंगे। वचन ये वो वाला नहीं है जो प्रोमिस आप करते हो, ये दूसरा वचन है जो कि हिंदी वाला कौन सा, तो आपके एक तो एक वचन होता है, एक वचन, एक हमारा कौन सा, तो बहुवचन। एक वचन और बहुवचन जो है ये हमारे कौन से, तो ये बताते हैं कि जो शब्द जो है जिस रूप से एक या अधिक होने का पता लगे। एक वचन में जो हमारा सिंगुलर के जो हम इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर है, और जो बहुवचन कौन सा हमारा प्लूरल हो जाएगा, जो कि इंग्लिश में प्लूरल इसको बोलते हैं, तो ये बहुवचन हो जाएगा। तो किसका, तो वचन का प्रयोग करके हम यूज करते हैं, यानी हमें पता लगता है कि वो किस में है, तो एक वचन में है या बहुवचन में रहेगा। इसके अलावा काल हमें पता ही है, टाइम पीरियड के हिसाब से समय के बारे में जो बोध करवाया जाता है, क्रिया काम जो हम करते हैं वो हमारी क्रिया हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने कि सहकाम जो है, सहकाम का इसका विलोम बताना है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो सहकाम का आपका निष्काम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है इसका वो राइट आंसर बनेगा। इसके अलावा आपका निस्वार्थ आपका क्या हो जाएगा, इसका आपका अपोजिट स्वार्थ बन जाएगा। बाकी विकास का आप देख लेना यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, समान अर्थ वाले शब्दों को जो है क्या कहते हैं, यानी समान अर्थ यानी एक जैसे अर्थ वाला जो है हमारा शब्द क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका जो राइट आंसर है, हम कह सकते हैं समानार्थक। समानार्थक जो है आपके शब्द हो जाएंगे या हमारे पर्यायवाची हो जाएंगे, तो आपका ऑप्शन
सी इसका जो है वो राइट आंसर बनेगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए तत्सम जो दिया गया, तो तत्सम एक आपका कौन सा हो जाएगा, तद्भव। तो दोनों के दोनों आप ध्यान रख लेना, तत्सम और तद्भव आपके कौन से होते हैं। तत्सम आपका क्या है, देखिए संस्कृत भाषा का वर्ड हो जाएगा, तो आपका तत् प्लस सम से बना है, यानी कि समान है। किसके समान है, तो ये वो वर्ड है जो कि संस्कृत से हमने उठाए हैं, संस्कृत से, और उनको एज इट इज हम यूज करें संस्कृत से उठाए हुए शब्द। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, जैसे अग्नि जो है, अग्नि आपका संस्कृत भाषा का शब्द हो जाएगा। इसके अलावा चंद्र हो गया, अज्ञान हो गया, ये वो वर्ड है जो कि संस्कृत भाषा से उठाए गए हैं और एज इट इज हम इनको यूज करते हैं, तो ये हमारे तत्सम वर्ड जो है वो कहलाएंगे। और दूसरा यहाँ पे कौन सा, तो तद्भव दिया गया। तो जो तत्सम शब्द जो है वो क्या है, टाइम के साथ साथ धीरे धीरे जाते जाते क्या है, इनमें थोड़ा बदलाव हमने किया। जो संस्कृत के वर्ड है उनको हमने चेंज किया। जैसे मुख जो वर्ड है इसको हमने किस में, तो मुंह में इसमें चेंज कर लिया, मुख को मुंह में। और आपका इसके साथ कौन सा, ग्राम जो है उसको हमने गांव कर लिया। तो ये जो चेंज जो हो गया तत्सम शब्दों में, वो हमारे कौन से, तद्भव शब्द हो जाएंगे। तो आई थिंक क्लियर होगा, तत्सम आपके एज इट इज जो संस्कृत वाले वर्ड है वो हमारे तत्सम हो जाएंगे, तद्भव जो में थोड़ा बहुत उनमें चेंज हो जाए। तो कौन सा, यहाँ पे देखिए आपका जो क्वेश्चन दिया गया, समानार्थक शब्द वाले कौन से पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो राइट आंसर। और यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे डिटेल बताई है, इनसे भी जरूर पीछे के एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, आप जाकर एक बार उनको जरूर देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, भवन शब्द जो है इसका आपका बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, तो इसका बहुवचन रूप क्या होगा, भवन का आपका भवन ही बनेगा। जैसे कि हम बात करते हैं, सामने एक भवन है, सामने एक भवन है, सामने 10 भवन है, तो हमने एग्जाम्पल के तौर पर इसको यूज किया, तो हम क्या करेंगे, 10 की भी बात हो रही है तब भी हम भवन की जगह भवन यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को, इसको हम वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कि मैं पढ़ता हूं, यह वाक्य जो है कृतवाच्य में है और इसे भाववाच्य में बदलिए। भाववाच्य में क्या हो जाएगा, तो देखिए सबसे पहले तो वाच्य के आपके भेद कितने होते हैं, तो वाच्य के आपके 3 भेद जो है वो रहेंगे। कौन कौन से, तो एक आपका कृतवाच्य जो कि दिया गया है, कौन सा, ये कृतवाच्य जो है ये दिया गया, पहला ये हो जाएगा। दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा, एक आपका यहाँ पे जो भाववाच्य जो दिया गया है, भाव वाच्य जो यहाँ पे दिया गया है, और इसके साथ ही तीसरा कौन सा, तो एक आपका कृतवाच्य हो जाएगा, एक आपका कौन सा, कर्मवाच्य। तो ये 3 आपके जो है वाच्य है, जो कि एग्जाम में अगर पूछ ले कि वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, तो ये 3 प्रकार हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए मैं पढ़ता हूँ, ये आपका कौन सा है, तो कृतवाच्य है। जैसे कृतवाच्य का और एग्जाम्पल लें कि मैं पढ़ता हूँ, इसके साथ ही वह जो है बाजार जा रहा है, ये आपका कृतवाच्य का उदाहरण हो जाएगा, एक यहाँ पे दे ही रखा है। इसको भाववाच्य में बदलना है तो कौन सा हो जाएगा, मुझसे पढ़ा जाता है। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। मैं पढ़ता हूँ इसका भाववाच्य यानी भाववाच्य बनेगा, मुझसे पढ़ा जाता है। जैसे इसके अलावा एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर ये पूछ ले कि राम जो है वो तेज दौड़ता है, राम तेज दौड़ता है, तो इसका ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका कौन सा है, तो ये आपका कृतवाच्य रहेगा। कृतवाच्य का एग्जांपल है ये, तो इसको आपको किस में, तो भाववाच्य में इसको चेंज करना है, तो आपका क्या हो जाएगा, तो भाववाच्य में राम से तेज दौड़ा जाता है, राम से तेज जो है वो दौड़ा जाता है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, दौड़ा जाता है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा कि इसका भाववाच्य में हमने इसको कन्वर्ट किया। तो इस तरह से आप इसको जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। वाच्य के भेद कितने हैं, तो आपके कृतवाच्य है, कर्मवाच्य और भाववाच्य, 3 जो है इसके भेद हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने नेक्स्ट यहाँ पे है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जो है प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें कौन सा कहते हैं। तो प्रश्न पूछने के लिए आपके कौन से यूज होंगे, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कौन से, कौन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये आपका कौन सा सर्वनाम है, तो आपका प्रश्नवाचक। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसका राइट आंसर दे सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब आपको ये देखना है कि सर्वनाम जो है वो होता क्या है। सर्वनाम आपका क्या रहेगा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आए, संज्ञा के स्थान पर आए या संज्ञा के बदले जो उनको लिखा जाए तो हमारे कौन से सर्वनाम हो जाएंगे। अब इसमें देखिए आपके सर्वनाम के अगर ये पूछ ले कि सर्वनाम के आपके कितने प्रकार होते हैं, कितने आपके भेद होते हैं, तो कितने हो जाएंगे। तो सर्वनाम के भेद आप ध्यान रख लेना, 6 भेद जो है वो सर्वनाम के होते हैं। कौन कौन से, तो एक आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें एक तो पुरुषवाचक है, पुरुषवाचक, और इसके अलावा दूसरा कौन सा, निजवाचक, पुरुषवाचक है, निजवाचक। इसके बाद में आपका कौन सा, तो निश्चयवाचक हो जाएगा, निश्चयवाचक। 3 तो ये हो गए, 3 और यहाँ पे लिख लेना। एक आपका अनिश्चयवाचक हो जाएगा। इसके अलावा संबंधवाचक और लास्ट वाला जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा, प्रश्नवाचक। तो ये आपके जो है कितने 6 भेद होते हैं सर्वनाम के, बस ये ध्यान रख लेना, ज्यादा इनको डीपली पढ़ने की जरूरत तो है नहीं कि कितने 6 भेद होते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। और बाकी आप जो है इनकी डिटेल भी पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जो है प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, वैसे ही अगर इनका भी पूछ ले तो आपको यहाँ से जो है राइट आंसर आपका होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट कि रचना की दृष्टि जो है वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने, तो 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका वो राइट आंसर हो जाएगा।
और ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो 3 प्रकार हो जाएंगे कौन कौन से? तो ये एक आपका हो जाएगा रूढ़ शब्द हो जाएगा। दूसरा कौन सा? पहला हो गया रूढ़ शब्द, दूसरा हमारा कौन सा? तो यौगिक शब्द हो जाएगा, यौगिक शब्द। और तीसरा हमारा कौन सा हो जाएगा? तो योग रूढ़ शब्द जो है ये हमारा तीसरा हो जाएगा। तो ये रचना की दृष्टि से आपका यहाँ पे पूछा गया 3 भेद हैं, तीनों के तीनों आपके ये वाले हो जाएंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके सामने वाक्य में जहां पर अल्प विराम की अपेक्षा जो है कुछ अधिक देर रुकना पड़े तो वहां पे आपका किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? अर्ध विराम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। अब देखिए इस क्वेश्चन से आपका जो है क्वेश्चन एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया और वो क्या क्या था? तो एक बार देखिए यहाँ पे अल्प विराम से थोड़ा अधिक रुकना हो तो तब हम किसका? तो अर्ध विराम का यूज करते हैं। और अर्ध विराम जो है आपका इसका जो सिंबल क्या होता है अर्ध विराम का? तो ये हमारा जो है इसका सिंबल होता है। और जो यहाँ पे अल्प विराम जो दिया गया है तो अल्प विराम में हम जो है कोमे का यूज करते हैं, कोमा यूज करते हैं। और अर्ध विराम में आपका इस तरह का साइन जो है वो यूज किया जाता है। अब आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया था? तो एक आपका जो है कोष्टक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया था। कोष्टक का आपका जो सिंबल क्या हो जाएगा? तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं? तो इसको इस तरह से आपका जो है कोष्टक सा बना होता है उससे डिनोट करते हैं। इसके अलावा आपका लाघव चिन्ह का पूछा गया था। लाघव चिन्ह कौन सा होता है? तो जो हम किसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए यूज करते हैं, जैसे स्वर्गीय अगर किसी का नाम है तो क्या लिखते हैं? इसमें स्व लिखते हैं। तो ये हमारा कौन सा? ये हमारा लाघव चिन्ह होता है। तो ये एग्जाम में आपका पूछा गया था। तो अब टेलीग्राम पर आप जाकर देखोगे तो आपको 2 चीज वहां पे मिलेगी। एक तो मैंने आपको पहले बताया था जो स्क्रीनशॉट जो कि कारक से जुड़ा हुआ था, और एक दूसरा आपका जो है चिन्ह से जुड़ा हुआ। ये दोनों के दोनों जो है आज शेयर कर दिए जाएंगे। आप जाकर वहां से है ये दोनों के दोनों पढ़ सकते हैं। ये दोनों आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कि युवा वर्ग जो है, युवा शब्द यहाँ पे दिया गया, इसका बहुवचन रूप क्या होगा? तो बहुवचन रूप हमने अभी पढ़ा कि एक वचन बहुवचन जिससे क्या है संख्या का हमें बोध हो कि वो कितनी है, एक है या ज्यादा है, सिंगुलर प्लूरल। तो आपका युवा के यहाँ पे पूछा गया। तो युवा का हम क्या करेंगे? युवाओं नहीं करेंगे, युवा गण नहीं करेंगे। तो युवा वर्ग जो है इसमें यूज किया जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। युवा का बहुवचन रूप कौन सा? युवा वर्ग हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, जैसे अध्यापक जो दिया गया, अध्यापक का बहुवचन अगर पूछे तो अध्यापकों नहीं होगा, इसका क्या होगा? अध्यापक गण हो जाएगा, अध्यापक गण जो इसका हो जाएगा। इसके अलावा आपका कौन सा? जैसे मित्र, तो मित्र का मित्रों नहीं आएगा जो मोदी जी बोलते हैं, यहाँ पे क्या आएगा? मित्र वर्ग आएगा, मित्र वर्ग। तो ध्यान रखना है मित्र का हमारा मित्र वर्ग, युवा का युवा वर्ग हो जाएगा। श्रोता का अगर पूछ ले तो श्रोता का आपका श्रोता गण हो जाएगा। तो ये आपके बहुवचन रूप श्रोता गण हो जाएगा। तो ये कुछ एक बहुवचन रूप है जो आप याद रख सकते हैं। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए आय का जो है विलोम शब्द पूछा गया। तो आय का क्या हो जाएगा? आय का व्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। लेना का देना ये वैसे ही आपस में अपोजिट हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट डैश शब्द ऐसे हैं जिन्हें एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ हो। तो ऐसे कौन से शब्द है जिनमें क्या है एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग हो? तो कौन सा आपका पुनरुक्त शब्द हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। अब यहाँ पे इनको देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहाँ पे देखें, एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा? या हम कह सकते हैं उदाहरण, हिंदी की बात करें तो उदाहरण हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो देखिए जो एक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ हो, जैसे कि हम कहते हैं बार बार, किसी चीज के बारे में कहते हैं कि हमने बार बार इस चीज को पढ़ा, यानी देख सकते हैं एक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है तो कौन सा आपका पुनरुक्त शब्द हो जाएगा। जैसे हम कह सकते हैं जाते जाते, हमने जाते जाते ये खाया या वो खाया जो भी है, तो जाते जाते एक शब्द 2 बार यहाँ पे प्रयोग हुआ है। इसके अलावा खेलते खेलते, ये यानी कि एक वर्ड जो है 2 बार यूज हुआ तो हमारा कौन सा पुनरुक्त शब्द, या हम कह सकते हैं पुनरुक्ति हुई है, उसकी ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने दिया गया कि ये जो आपके सामने व्यंजन दिए गए हैं इनमें आपका जो कौन से व्यंजन है इनमें से आपको ये बताना है। अब सारे के सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए ये जो आपके सामने जो दिए गए हैं ये अणे अणे न मैं, तो किससे? ये आपके नासिक से, यानी कि नाक से जो है बोले जाते हैं, नासिका से बोलने वाले आपके कौन से वर्ड हो जाएंगे? तो कौन से व्यंजन हो जाएंगे? तो आपके कौन से नासिकीय व्यंजन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है यहाँ पे वो राइट आंसर बनेगा। इसके अलावा आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन अभी पूछा गया था कि ऊष्म व्यंजन से आपका क्वेश्चन आया था कि ऊष्म व्यंजन कौन से है, और शायद उसका एग्जाम्पल दिया गया था। तो इसमें आपका कौन सा बनेगा? तो आपके जो श है, जो श है, ये आपके जो हो जाएंगे व्यंजन, ये आपके कौन से? ऊष्म व्यंजन है, यानी कि जिसमें बोलते समय जो है आपके मुंह से क्या है एक घर्षण और एक कह सकते हैं गर्म हवा जो निकलती है, हम कहते हैं उष्मा जो निकलती है, वो हमारे ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। या इनको कौन सा बोल सकते हैं? तो हम एक संघर्षी व्यंजन में इनको बोल सकते हैं, संघर्षी व्यंजन या उष्म व्यंजन। ये अभी के एग्जाम में आपका जो है क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन आपके कौन कौन से हैं? तो जो आपके 2 व्यंजनों से मिलकर बने, जैसे आपके क्षय हो गए, इसके अलावा त्रय हो गई, इसके अलावा ज्ञ हो गई, इसके अलावा श्रेय हो गई। तो ये 4 आपके जो संयुक्त व्यंजन है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि आपका यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाए तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे जो वो राइट आंसर बनेगा। नासिकीय व्यंजन है ये जो दिए गए हैं।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि आंखों का तारा जो है इस मुहावरे का क्या अर्थ बनेगा, तो आंखों का तारा क्या हो जाएगा, बहुत प्यारा ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट, वाक्य के सभी अंगों को जो है अलग अलग करके दिखाना करके लिखना जो आपका क्या कहलाता है, तो ये आपका वाक्य विश्लेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा कि वाक्य के सभी अंगों को जो है अलग अलग करके लिखना आपका वाक्य विश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि छात्र प्रतिदिन पढ़ते हैं, यह वाक्य जो क्रिया विशेषण के किस भेद का उदाहरण है। तो सबसे पहले देखिए क्रिया विशेषण जो दिया गया है, क्रिया विशेषण क्या होता है कि जो आपका जो है क्रिया की जो विशेषता बताए वो हमारा क्रिया विशेषण हो जाएगा। विशेषता हमारी कैसे बताएगा, तो देखिए जैसे हमने लिखा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन ही देखिए छात्र प्रतिदिन पढ़ते हैं, तो पढ़ना है वो उसका क्या कि वो प्रतिदिन पढ़ता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्रिया विशेषण हो जाएगा। इसके अलावा जैसे हाथी जो है वो धीरे धीरे चलता है, हाथी धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे का मतलब क्या है कि चलना किस तरह से चलता है, तो धीरे धीरे यानी कि क्रिया की जो है विशेषता बताते हैं, तो हमारे क्रिया विशेषण हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए प्रतिदिन जो दिया गया, तो प्रतिदिन या हम कह सकते हैं कल परसों प्रतिदिन रोज, ये आपका किसका हो जाएगा, तो कालवाचक क्रिया विशेषण, यानी जिसमें हम जो है टाइम के बारे में बताते हैं, तो ये हमारा कालवाचक हो जाएगा। दूसरा हमारा कौन सा, परिमाणवाचक जो दिया गया, तो परिमाणवाचक में क्या है, किसी का बहुत, जैसे बहुत, थोड़ा, यानी कि किसी के परिमाण या निश्चित संख्या का जो बोध कराएं वो हमारा परिमाणवाचक में आ जाएगा, जिसमें हम बहुत यूज करें, थोड़ा यूज करें, इसके अलावा लगभग ये जो शब्द यूज करें तो हमारा परिमाणवाचक में हो जाएगा। स्थानवाचक जो दिया गया, तो स्थानवाचक आपका कौन सा हो जाएगा, जिसमें स्थान का जो है वो बोध करवाया जाए, तो इसके आपका कौन सा हो जाएगा, स्थान का बोध करवाए वो हमारा स्थानवाचक हो जाएगा। बस ये ध्यान रख लेना। क्रिया विशेषण के आपके कितने, तो वैसे कितने भेद होते हैं, तो भेद आपके 4 होते हैं। कौन कौन से, तो एक आपका देखिए यहाँ पे कालवाचक है, परिमाणवाचक जो स्थानवाचक है, इसके अलावा एक और कौन सा बच गया, तो रीतिवाचक। ये 4 जो है आपके इसके भेद हो जाएंगे, तो ये आप देख लेना, चारों के चारों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद और साथ ही यहाँ पे रीतिवाचक जो है ये भी देख लो कि रीतिवाचक आपका क्या होता है, जिसमें क्या है क्रिया के तरीका जो है, क्रिया की रीति हम कह सकते हैं, क्रिया किस तरह से की जाती है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, रीतिवाचक। जैसे कि हमने एग्जांपल अभी देखा था कि हाथी धीरे धीरे चलता है, यानी धीरे धीरे आपका क्या हो जाएगा, तो ये रीतिवाचक का उदाहरण हो जाएगा, यानी कि किस रीति से जो है आपकी क्रिया की जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट, हरा विशेषण शब्द है और इसका आपका जो भाववाचक संज्ञा रूप क्या हो जाएगा, तो हरा अगर विशेषण है तो इसका भाववाचक क्या बनेगा, हरियाली बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका जो राइट आंसर है। एक आपसे और भी पूछा जाता है कि बूढ़ा का आपका जो है भाववाचक शब्द क्या हो जाएगा, तो बूढ़ा का आपका बुढ़ापा बन जाएगा। बस यहाँ पे देखना है इसकी आपकी जो है या जो इसका मात्रा जो वो चेंज हो जाएगी, बाकी बुढ़ापा जो है आपकी इसका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, तो ये भी आप ध्यान इसको रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका रहेगा कि जहां उपमेय और उपमान एक रूप हो जाते हैं, अर्थात जहां एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है, तो उनमें जो है कोई भेद नहीं रहता, वह कौन सा अलंकार होता है। तो यहाँ पे देखिए जहां एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है, तो कौन सा आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अलंकार आपके क्या होते हैं, तो अलंकार आपके जो है वाक्य को सजावट के लिए हम यूज करते हैं अलंकार का। जैसे जो है महिलाएं आभूषण यूज करती हैं, वैसे ही आपका वाक्य में या पंक्ति में हम कह सकते हैं, या काव्य रचना में आपका अलंकार का यूज किया जाता है। अलंकार को हम आभूषण के रूप में भी बोल सकते हैं, आभूषण। और इसके साथ ही आपका यहाँ पे जो उपमा अलंकार जो दिया गया, उपमा, और एक कौन सा आपका उत्प्रेक्षा। तो उत्प्रेक्षा अलंकार आपका क्या हो जाएगा, जहां क्या है आपकी उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जहां पे आपके शब्द में जैसे जनु, मनु, मानो, जानो, ये जो वर्ड आ जाए, मानो, जानो, ये जो शब्द आ जाए, तब आपका कौन सा, तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे उसका मुख मानो चंद्रमा है, उसका मुख मानो चंद्रमा है, तो मानो, तो यहाँ पे मानो आ गया, तो ये हमारा कौन सा, तो उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पे इसमें हो जाएगा। इसके अलावा आपका कौन सा बचा है यहाँ पे, जो उपमा जो दिया गया है यहाँ पे, तो उपमा आपका कौन सा हो जाएगा, तो उपमा में आपका क्या हो जाएगा कि आपकी किसी दूसरी वस्तु के साथ तुलना की जाए या समानता की जाए, तो वो हमारा कौन सा, तो हमारा कौन सा उपमा हो जाएगा, यानी किसी के साथ उपमा करना उसका, तो आपका ये हो जाएगा उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर बी। बाकी यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया कि दूसरी वस्तु का रूप जो है वो दे दिया जाता है, तो कौन सा रूपक अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और बाकी जो एक हिंदी की क्लास पहले अपलोड हो चुकी है, जाकर आप जरूर देखिए, उसमें हमने साहित्य से जुड़े जो क्वेश्चन आए थे जुलाई मंथ में पूछे गए थे, वो हमने कंप्लीट डिटेल में एनालिसिस किए हैं, जैसे हम अभी कर रहे हैं वैसे कंप्लीट। तो आपके वहां से आपके काफी सारे डाउट जो वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। और हिंदी में जो है लगभग आपके क्वेश्चन उम्मीद है कि प्रीवियस ईयर पूछे जाते हैं, तो हो सकता है आपके यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएं, तो आपको ध्यान रख लेना। बाकी अलंकार और समास की हम छोटी सी एक क्लास अलग से कर लेंगे, ताकि उसमें जो आपके डाउट भी क्लियर हो जाए। उसके बाद इसके बाद नेक्स्ट की टिकट जो दिया गया है ये किस भाषा का शब्द है, तो किसका रहेगा आपका अंग्रेजी भाषा का, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा।
इसके बाद जो यहाँ पे रहेगा कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष आदि का बोध करवाए। तो देखिए गुण और दोष आदि का बोध करवाए तो कौन सा आपका गुणवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा, ये ध्यान रख लेना। बाकी संख्या के बारे में अगर बोध करवाए तो हमारा संख्यावाचक हो जाएगा। इसके बाद 90 जो दिया गया, 90 हमारा कौन सा है कि हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है। तो हमने पहले शुरू में डिस्कस कर लिया था ये कि कौन सी लिपि हो जाएगी, तो देवनागरी लिपि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। और यहाँ पे जो दिया गया कौन सा गुरुमुखी, ये किसकी, तो पंजाबी की हो जाएगी, ये भी आप ध्यान रख लेना। अब यहाँ पे हम आज की क्लास में इतने क्वेश्चन करते हैं, आप एक तो ये वाली क्लास कंप्लीट करो और कोशिश करते हैं इसके बाद एक क्लास और होगी, उसमें जो है कंप्लीट आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हिंदी के वो सारे हम कवर कर लें, और अगर साहित्य के भी पूछे गए वो भी हम कवर करेंगे। तो इसके साथ ही पीछे की एक क्लास जो रहेगी वो जाकर आप जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप जाकर जो है सर्च भी कर सकते हैं। बाकी हिंदी की अलग से जो है एक प्ले लिस्ट बना दी जाएगी, तो उसमें जाकर भी आप हिंदी के सारे क्वेश्चन वो देख सकते हैं। ये क्लास इसीलिए है क्योंकि काफी सारे कमेंट जो आए थे कि हाँ हिंदी के जितने भी क्वेश्चन है उनको थोड़ा डिटेल में हम एनालिसिस कर लें, क्योंकि एचएसएससी जो है लगभग क्या पूछती है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो कवर करती है। तो इसीलिए हिंदी के जो कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करते हैं, ताकि अगर एक के साथ साथ अगर दूसरा भी क्वेश्चन यहाँ पे बने तो वो भी हमारा यहाँ से कवर हो जाए। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत। और क्लास के बारे में अपना रिव्यू जरूर दें। धन्यवाद। नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी हिंदी की क्लास, जैसे कि आपने पहले भी देखी होगी। जो हमने पहला पार्ट इसका जो कवर किया है, जिसमें आपके अगस्त के जितने भी पेपर है उसमें जो हिंदी के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे उनको हम डिटेल से यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं। तो आज हम इसी का जो है पार्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने जो रहेगा कि जो क्रिया विशेषण जो है क्रिया के होने का स्थान का बोध करवाते हैं उन्हें कौन सा क्रिया विशेषण कहते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि क्रिया विशेषण होता क्या है। जो हमारा क्रिया की जो है क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, तो क्रिया विशेषण हम कहते हैं। अब क्रिया विशेषण जो है इसके आपके कितने भाग होते हैं ये भी आप ध्यान रख लेना, कितने भाग या कितने भेद होते हैं। तो भेद कितने होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, तो एक आपका कालवाचक होता है, यहाँ पे देखिए एक आपका रीतिवाचक है, एक आपका स्थानवाचक, एक कालवाचक, चौथा आपका कौन सा, परिमाणवाचक। तो चौथा भी यहाँ पे लिख देते हैं अगर एग्जाम में आ जाए, चौथा परिमाणवाचक। अब देखिए इनमें आपके सामने जो रीतिवाचक जो दिया हुआ है, यानी कि क्रिया जो है आपकी, यहाँ पे क्या क्रिया विशेषण होता क्या है, तो वैसे तो जो आपकी क्रिया की विशेषता बताता है, यहाँ पे रीतिवाचक में क्या बताएगा कि जो आपकी क्रिया जो है वो किस तरह से यहाँ पे हो रही है, यानी कि क्रिया के होने की विधि या रीति जो है वो बताता है, वो हमारा कौन सा, रीतिवाचक हो जाएगा। जैसे कोई काम होता है वो धीरे धीरे होता है, जल्दी जल्दी होता है, तो वो हमारा रीतिवाचक में आ जाएगा। दूसरा हमारा देखिए स्थान का बोध करवाता है, तो कौन सा, स्थानवाचक हो जाएगा। कालवाचक कौन सा है, तो जिसमें हमारे टाइम के बारे में, यानी टाइम पीरियड के बारे में, काल के बारे में यहाँ पे बताया जाए तो हमारा कालवाचक हो जाएगा। और जिसमें आपका परिमाणवाचक है, जिसमें संख्या या परिमाण के बारे में बताया जाए तो वो कौन सा, परिमाणवाचक हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है स्थानवाचक इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो है नेक्स्ट यहाँ पे है कि कर्म वाच्य में जो है क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होता है। देखिए वाच्य के बारे में हमने पढ़ा था कि वाच्य आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन से, तो एक आपका कृतवाच्य हो गया, एक कृतवाच्य, दूसरा कौन सा, कर्मवाच्य, कृतवाच्य कर्मवाच्य, और तीसरा कौन सा था, तो आपका भाववाच्य था। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें कर्म वाच्य में क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होता है, तो इसे किसका प्रयोग कहते हैं, तो कर्मणि प्रयोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर है, कर्म वाच्य का कर्मणि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसके बाद नेक्स्ट, छात्रवृत्ति के लिए जो है प्रार्थना पत्र डैश को लिखा जाता है। तो छात्रवृत्ति के लिए किसको लिखते हैं प्रार्थना पत्र, तो आप सभी को पता है प्रधानाचार्य को लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। प्रार्थना पत्र लिखा होगा, जब हम छोटी क्लास में थे तब हम प्रधानाचार्य को यहाँ पे लिखते थे। उसके बाद नेक्स्ट, बच्चे शोर मचाते होंगे इस वाक्य में वर्तमान काल का उदाहरण है, तो किसका, तो देखिए मचाते होंगे, यानी कि यहाँ पे परफेक्ट नहीं बोला गया कि मचा रहे हैं या नहीं, तो होंगे देर का, तो कौन सा, संदिग्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। इसके अलावा अपूर्ण जो दिया हुआ है, तो अपूर्ण आपका वर्तमान काल क्या होता है, जिसमें कि आपका जो है काम अभी चल रहा है, यानी अभी तक पूरा नहीं हुआ। जैसे कि वह घर जा रहा है, वह घर जा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है, तो अपूर्ण आपका हो जाएगा वर्तमान काल। सामान्य आपका जो सिंपल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कि बाहर कोई खड़ा है, इसमें ये पूछा गया है कि यह वाक्य सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है। तो सर्वनाम देखिए, सर्वनाम सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो आपका संज्ञा के स्थान पर हम यूज करते हैं, संज्ञा के स्थान पर, यानी संज्ञा का बार बार प्रयोग ना किया जाए, तो इसीलिए सर्वनाम का यूज किया जाता है। इंग्लिश में कौन सा हो जाएगा, तो प्रोनाउन इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तो इसी के आपके भेद कौन कौन से है, तो इसी का आपका पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक है। कुल जो है टोटल कितने, तो 6 भेद है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है इसके बारे में बात करते हैं कि बाहर कोई खड़ा है, यानी कोई खड़ा है, में एग्जैक्ट इस चीज का पता नहीं है कि बाहर कौन खड़ा है, तो यानी कि अनिश्चयवाचक है,
तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। अगर हमें एग्जैक्ट पता होता कि हाँ बाहर कौन खड़ा है, वह खड़ा है, तो वह लिखेंगे तो आपका कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और इसके साथ ही आपका कौन सा पुरुषवाचक जो दिया गया है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है पुरुषवाचक का, तो पुरुषवाचक के आपके कितने भेद होते हैं, तो एक तो आपका उत्तम पुरुषवाचक होता है, दूसरा आपका कौन सा तो मध्यम होता है, तीसरा आपका कौन सा तो अन्य होता है। तो ये तीनों के तीनों आप ध्यान रख लेना। उत्तम आपका कौन सा है, जो पर्सन बोलता है, जो बोलने वाला जो पर्सन होता है वो हमारा उत्तम पुरुष में आ जाएगा। और दूसरा कौन सा है मध्यम पुरुष, तो जो सुनने वाला है, जो श्रोता जो है वो हमारा मध्यम पुरुषवाचक में आ जाएगा। और जो अन्य जो दिया गया है इसमें जिस पर्सन की थर्ड पर्सन की यहाँ पे जो बात की जाती है तो वो हमारा अन्य पुरुषवाचक में आ जाएगा। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में अभी के एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए बाहर कोई खड़ा है तो हमें निश्चय उस चीज के बारे में पता नहीं है, तो अनिश्चयवाचक ऑप्शन नंबर थर्ड जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा कि 4 घोड़े जो है दौड़ रहे हैं, यह वाक्य विशेषण के किस भेद का उदाहरण हो जाएगा। तो 4 घोड़े दौड़ रहे हैं, देखिए कितने घोड़े 4, यानी कि कहीं ना कहीं बात किसकी हो रही है, तो नंबर्स की बात हो रही है, संख्या की बात हो रही है। तो कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि दिया गया है संख्यावाचक। इसके अलावा आपका जो दिया गया है यहाँ पे संख्यावाचक हो गया। और इसके साथ ही आपका जो है गुणवाचक जो दिया गया है, इसमें किसके बारे में जिक्र किया जाता है, तो गुणवाचक में आपके गुण के बारे में यहाँ पे बताया जाता है। तो गुणवाचक में हम किसका यूज करते हैं, जैसे गुण के बारे में, दशा के बारे में, या हम कह सकते हैं कोई अच्छा बुरा, यानी किसी के गुण के बारे में बात हो जाए तो वो हमारा गुणवाचक हो जाएगा। और इसके साथ ही हमारा कौन सा बचा यहाँ पे परिमाणवाचक जो दिया गया, यानी कि कोई नापतोल अगर हम करें, ये जैसे ये कुछ पानी हो गया, कुछ सोना हो गया, यानी कि आपका नापतोल के बारे में या परिमाण के बारे में यहाँ पे बात आ जाए तो आपका परिमाणवाचक हो जाएगा। और यहाँ पे संख्या के बारे में बात की गई है तो ये आपकी कौन सी संख्यावाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद भाषा की जो है सबसे छोटी इकाई के बारे में पूछा गया कि सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी कौन सी अपनी वर्ण, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। अब देखिए जो आपके वर्ण जो है, यानी कि एक या एक से अधिक जो है, एक या एक से अधिक जो है, अगर आपके वर्ण अगर मिलकर आपके क्या बना दे, एक सार्थक वर्ड बना दे। सार्थक का मतलब है कि उस यानी एक या एक से अधिक वर्ण जो है मिलकर एक ऐसा वर्ड बना दे जिस चीज का कोई मतलब बने, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, शब्द बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका जो ए दिया गया है वो यहाँ पे एक बार इसको तो रफ करते हैं। देखिए वर्ण से मिलकर आपका क्या बनता है, शब्द बनता है, यानी कि काफी सारे वर्ण मिलकर एक सार्थक मतलब का एक शब्द बनाते हैं। और इसके साथ ही काफी सारे शब्द मिलकर जो एक वाक्य बनाते हैं। तो ये आपके इस तरह से ध्यान रखने सभी के सभी। और भाषा की सबसे छोटी का यहाँ पे पूछी गई तो कौन सा आपका वर्ण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है कि मान्यवर, सादर, प्रणाम और आज्ञाकारी आदि शब्दों का प्रयोग पत्र लिखते समय किसके प्रयोग में आता है, तो सभी को पता है। देखिए मान्यवर, सादर, प्रणाम, आपका आज्ञाकारी किसमें, जब हम बड़ों को पत्र लिखते हैं तब हम लिखते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। बाकी यहाँ पे जो दिया गया छोटों को अगर पत्र लिखते हैं तब हम क्या लिखते हैं, कमेंट करके बता देना। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट देखिए कि चाचा शब्द जो है इसका आपका बहुवचन रूप पूछा गया। तो एक चाचा हो गया या 5 चाचा हो जाएंगे तो आपका बहुवचन सेम ही रहेगा। ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर है, यानी चाचा का एक वचन भी हमारा चाचा रहेगा और बहुवचन भी हमारा चाचा बनेगा, ना कि चाचे बनना, ना कि चाचो बनना यहाँ पे। उसके बाद मना प्लस हर जो दिया गया है, तो मना प्लस हर जो दिया गया है इसमें आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, पहले तो संधि देखो कौन सी आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी, कौन सी विसर्ग संधि का ये उदाहरण हो जाएगा। और यहाँ पे इसका मतलब क्या बनता है, तो मना प्लस हर का बनेगा मनोहर, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए उन्नति जो दिया गया है, उन्नति का आपका विलोम शब्द क्या होगा, तो उन्नति का आपका वन्नति हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बनेगा। तो आई थिंक सारे के सारे यहाँ पे देखिए, वैसे तो एक छोटा सा प्रयास है ताकि आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आपके सारे के सारे यहाँ पे कवर हो जाए और एग्जाम से पहले जो हम मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे कवर करें और उसके साथ ही जितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पे कवर किए जाएं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट विशेषण की जो है तीसरी अवस्था यहाँ पे क्या रहेगी, तो विशेषण की आपकी 3 अवस्थाएं होती है, कौन कौन सी, एक तो आपकी मूलावस्था ये आपकी पहली हो जाएगी, दूसरी कौन सी है उत्तरावस्था, और तीसरी कौन सी है तो उत्तमावस्था। तो ये तीनों के तीनों आप इनको ध्यान रख सकते हैं। कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है उत्तमावस्था राइट आंसर बनेगा। आई थिंक क्लियर होगा, बाकी आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ पे तीसरा पूछा गया, आपसे पहला भी और दूसरा भी पूछा जा सकता है, तो तीसरे का आपका बनेगा उत्तमावस्था। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कि दुर्गम शब्द जो दिया गया है इसका आपका मतलब क्या बनेगा, तो दुर्गम क्या होता है, जहां पे कठिनाई से पहुंचा जाए वो हमारा दुर्गम हो जाएगा, जो कि कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। अगर किसी रास्ते पर जा रहे हैं तो अगर वहां पे रास्ता बिल्कुल कठिन हो यानी कि पहुंचना आसान ना हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, तो दुर्गम रास्ता उसको जो है दुर्गम रास्ता जो है उसको बोला जाता है। इसके साथ ही आपका जो कठिनाई से मिले तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। दुर्लभ जो हमारा कठिनाई से मिले और जो काम कठिन हो उसे क्या कहते हैं, तो दुष्कर जो है उस काम को बोला जाता है। तो ये भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा कि क्रिया का जो मूल रूप जो है उसे क्या बोला जाता है, मूल रूप को क्या बोला जाएगा, तो धातु बोला जाता है। ध्यान रख लेना, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट
अध्यापक जो है छात्रों से निबंध लिखवाते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा? प्रेरणार्थ क्रिया का उदाहरण है। तो अध्यापक छात्रों से निबंध लिखवाते हैं, ये किसका? प्रेरणार्थ क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे फर्स्ट जो है वो राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। अब देखिए प्रेरणार्थ क्रियाएं होती क्या है, जिसमें क्या है कर्ता जो है, जो काम करने वाला है, वो किसी काम को स्वयं ना कर किसी दूसरे से करवाते हैं, तो वो हमारी कौन सी प्रेरणार्थ क्रिया हो जाएगी। जैसे अध्यापक जो है खुद काम ना कर छात्रों से निबंध लिखवाते हैं, तो ये आपकी कौन सी प्रेरणार्थक हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो। ये क्वेश्चन शायद 2 बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कि जो शब्द जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। देखिए अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था किसके बारे में? सर्वनाम के बारे में। तो कौन सा बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो राइट आंसर बनेगा कि संज्ञा के स्थान पर जिनका प्रयोग किया जाता है वो हमारे क्या होते हैं? सर्वनाम। जैसे कि मैं, वह, वो, इस तरह से तुम, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? सर्वनाम। तो ये सर्वनाम के आपके उदाहरण होते हैं, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा कि अपने शाब्दिक अर्थ से भिन्न किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं। तो देखिए वो क्या कहलाएंगे? आपके मुहावरे कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर जो कौन सा सेकंड जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। मुहावरे क्या होते हैं? जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बात करते हैं कि आपका जो एक मुहावरा होता है कौन सा, कि दीवारों के भी कान होते हैं। तो दीवारों के कान होते हैं, तो सच में तो कोई कान होते नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि हाँ कोई बात जो सीक्रेट बात जो होती है उसको बचाने के लिए, या हम कह सकते हैं किसी गोपनीय बात को प्रकट हो जाए, यानी किसी के पास बात पहुंच ना जाए, उस खतरे को दिखाने के लिए हम कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, बात जरा आराम से करें। तो इसीलिए आपका कौन सा, यानी कि किसी शाब्दिक अर्थ से भिन्न किसी विशेष अर्थ को प्रकट किया जा रहा है इसमें, तो आपका मुहावरे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अलंकार क्या हो जाएगा? आपकी सजावट के लिए यूज होता है, हमने ये डिस्कस भी किया था। या हम कह सकते हैं आभूषण के तौर पर, आपके आभूषण की तरह होते हैं। जैसे महिलाओं के लिए हम आभूषण यूज होते हैं सुंदरता को बढ़ाने के लिए, वैसे अलंकार जो है वाक्य की, या हम कह सकते हैं कविता की सुंदरता को, शोभा को बढ़ाने के लिए अलंकार का यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कि सर्वनाम शब्द जो है संज्ञा शब्दों के पूर्व लगकर, यानी संज्ञा शब्दों के पहले लगकर उनकी विशेषता प्रकट करते हैं, तो हमारे कौन से विशेषण कहलाते हैं? तो वो आपके सार्वनामिक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। जैसे कि कह देते हैं कि मेरा घर, यानी कि घर के आगे जो है ये हमारा क्या लगा है? यहाँ पे सर्वनाम लगा है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। या हम कह सकते हैं कि मेरी गाड़ी, मेरी गाड़ी हम कहेंगे, तो यानी कि गाड़ी जो है इसके आगे क्या है? सर्वनाम लगा है, तो कौन सा? ये सार्वनामिक आपका कौन सा हो जाएगा? विशेषण, जो कि आपका ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट, वाक्य के जो है सार्थक पद कुल कितने प्रकार के हैं? तो वाक्य के सार्थक पद के आपके कितने? तो 8 भाग होते हैं, 8 प्रकार होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। जैसे कि आपके क्या? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सारे के सारे जो है कुल मिलाकर 8 प्रकार होते हैं वाक्य के सार्थक पद के। ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद आम के आम जो है गुठलियों के दाम, इस लोकोक्ति का मतलब क्या बनता है? तो इसका आपका मतलब क्या बनेगा? देखिए आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि दोहरा लाभ यहाँ पे बोला जा रहा है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर रहेगा। आगे कुआ पीछे खाई का आपका चारों ओर से विपत्ति आ जाना आपका ये इसका बन जाएगा, और दोहरा लाभ ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कि क्रिया शब्द जो दिया गया है इसका आपका विलोम क्या हो जाएगा? तो क्रिया का आपका क्या बनेगा? विक्रय बन जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। क्रिया का मतलब आपका क्या होता है? किसी चीज को खरीदना, हमारा जो क्रिया होता है खरीदना, तो ध्यान रखना है। देखिए जैसे हमने मैथ में भी किया, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, तो आपका क्रिया का मतलब खरीदना हो जाएगा, और विक्रय का मतलब क्या हो जाएगा? तो विक्रय का मतलब बेचना, तो यानी कि अपोजिट हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट, जिन शब्दों का जो है एक ही अर्थ होता है वे कौन से शब्द कहलाते हैं? तो जिनका एक ही शब्द होता है, तो जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है, यानी एक अर्थ होता है, तो वो कौन सा? आपके एकार्थी कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। नाम से पता लग रहा है एकार्थी, यानी कि एक अर्थ जो होता है वो हमारे एकार्थी हो जाएंगे, जिसके अनेक अर्थ निकलते हैं वो हमारे अनेकार्थी हो जाएंगे। और यहाँ पे कौन सा? पर्यायवाची जो दिया गया, यानी जिनके, यानी ऐसे शब्द जिनका जो है आपका क्या? ऐसे शब्द, यानी काफी सारे शब्द होते हैं उनका अर्थ हमेशा जो है वो समान होता है, अर्थ समान होता है, उनका एक ही मतलब बनता है, वो आपके कौन से? पर्यायवाची होते हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं जल, नीर, ये आपके किसके? तो पानी के बारे में बात की जा रही है, तो आपके इनका अर्थ एक ही निकलता है, लेकिन ये इनका काफी सारे वर्ड हो गए, इनका एक ही अर्थ यहाँ पे निकल रहा है, तो ये आपके पर्यायवाची हो जाएंगे। एकार्थी शब्द जिनका एक ही अर्थ होता है, अनेकार्थी जिनका अनेक अर्थ यहाँ पे निकलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, अविकारी शब्द जो है इसके कितने भेद हैं? अविकारी शब्द जो है इनको और क्या बोला जाता है? तो इनको अव्यय इनको बोला जाता है, और इनके कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। 4 भेद कौन कौन से होते हैं? तो एक आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा, कौन सा? क्रिया विशेषण हो जाएगा पहला। दूसरा कौन सा है? तो आपका संबंध बोधक जो है ये आपका दूसरा रहेगा। इसके अलावा तीसरा कौन सा है? तो आपका समुच्चय बोधक है, ये तीसरा हो जाएगा, समुच्चय बोधक जो ये तीसरा। और आपका कौन सा चौथा? विस्मय बोधक जो ये आपका चौथा हो जाएगा। ये 4 भेद हो जाएंगे अविकारी शब्द के। अब अविकारी शब्द जो इसके भेद तो 4 होते हैं, लेकिन अविकारी शब्द कौन से होते हैं? तो जिन शब्दों पर क्या है आपका लिंग
वचन और कारक, लिंग वचन और कारक, इनके कारण जो है कोई प्रभाव ना पड़े, यानी वो अविकारी हो, उनमें कोई बदलाव ना आए, किसी तरह का प्रभाव ना पड़े, वो हमारे अविकारी शब्द होते हैं। 4 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, पुष्कर का तद्भव शब्द यहाँ पे पूछा गया। तो हमने सुबह बात की थी कौन सा, एक तो आपका तत्सम था, एक आपका तद्भव था। तो तत्सम आपका मतलब कि जो एज इट इज हमने संस्कृत से उठाए और अभी भी हम उनको यूज करें, वो हमारे तत्सम। और तद्भव कौन से हो जाएंगे, जिनको हम यूज करते आए और उनमें थोड़ा बहुत बदलाव हो गया संस्कृत के वर्ड में, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ये हमारे तद्भव हो जाएगा, यानी कि जिनमें थोड़ा बहुत जो बदलाव हो गया वो हमारा कौन सा, तद्भव हो जाएगा। पुष्कर जो है आपका संस्कृत का वर्ड हो जाएगा, इसका आपका जो क्या बनेगा, तद्भव शब्द यहाँ पे पूछा गया। तो कौन सा आपका पुष्प, जो पुष्कर का कौन सा, ऑप्शन नंबर पोखर जो दिया गया है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर रहेगा। यानी कि पुष्कर जो है इसका आपका तद्भव शब्द तो आपका पोखर हो जाएगा। और अगर आपसे ये पूछ ले कि पोखर का आपको तत्सम शब्द बताना है, तत्सम तो आपका कौन सा हो जाएगा, तब आपका पुष्कर आ जाएगा। तो दोनों के दोनों यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यहाँ पे कि श्रोता किसे कहते हैं, तो किसे कहा जाता है, तो जो आपका बोलने वाला जो होता है उसे तो हम वक्ता बोलते हैं। और जो यहाँ पे जो सुनने वाला जो हो जाएगा वो हमारा कौन सा, ये तो हमारा श्रोता हो जाएगा। और जो बोलने वाला हमारा कौन सा, तो वो हमारा वक्ता होता है, जो कि बोलने वाला, तो ये आप ध्यान रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने की रसोई घर जो दिया गया, अगर इसको करें रसोई प्लस घर, तो ये कौन सा शब्द बन जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, हमने पहले भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया जिसमें हमने क्या किया था कि रचना के आधार पर जो है, रचना के आधार पर जो है आपके शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, तो एक आपका यौगिक हो जाएगा, एक योग रूढ़, एक आपका रूढ़ हो जाएगा। अब रूढ़ शब्द कौन से हैं, जिनका क्या है, अगर हम इन एक शब्द को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दें तो उनका आपका कोई मतलब नहीं बनता, यानी निर्थक शब्द हो जाएंगे वो। जैसे कि कान कर लो, नाक कर लो, तो आपके देखिए इसमें अगर 2 टुकड़ों में इसको तोड़ेंगे तो का प्लस न, तो कोई मतलब नहीं बनता। ऐसे ही आपका इसका बनेगा, यानी जिनका आपका अलग अलग टुकड़े करने पर कोई मतलब ना बने, वो हमारा रूढ़ शब्द हो जाएगा। यौगिक कौन से, यानी कि उसको 2 टुकड़ों में अगर हम तोड़ दें तो आपके क्या है, वो एक सार्थक शब्द बन जाए, यानी कि दोनों के दोनों शब्द जो है उनका आपका जो है यहाँ पे कोई ना कोई मतलब बन जाए। तो यहाँ पे देखिए, जैसे रसोई घर जो दिया गया, इसमें रसोई का भी मतलब बनता है और घर का भी मतलब बनता है। तो कौन सा आपका ये यौगिक शब्द बनेगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। अब यहाँ पे जो तीसरा यहाँ पे जो दिया गया कौन सा, योग रूढ़ वाला, तो योग रूढ़ आपका किससे जुड़ा हुआ है, तो जो आपका क्या है, किसी शब्द से, जैसे हम एग्जांपल के तौर पर बात करते हैं, जैसे दशानन के बारे में बात करते हैं, तो दशानन आपका क्या है कि 10 प्लस आनन, 10 प्लस आनन, यानी कि आनन का मतलब हमारे सिर होते हैं। तो जिसके 10 सिर है वो हमारा कौन सा, तो ये स्पेसिफिक किसके लिए है, तो रावण के लिए स्पेसिफाई हो जाएगा। तो इस तरह के वर्ड जो है जो किसी तीसरे पर आपका स्पेसिफाई करते हैं वो हमारे योग रूढ़ कहलाते हैं। तो ये भी आप ध्यान रख लेना। अब ये आपका कौन सा, एक तो आपका दशानन जो दिया गया आपका किससे जुड़ा हुआ है, तो ये आपका समाज से भी जुड़ा हुआ है। और समास आपका कौन सा रहेगा यहाँ पे, जो आपका बहुब्रीहि समास जो है, बहुब्रीहि समास जो है ये आपका किसका, यानी कि जो योगरूढ़ शब्द है वो सारे के सारे आपके लगभग किसके, तो बहुब्रीहि समास के एग्जांपल होते हैं। और बहुब्रीहि समास में ये आपका आता है जैसे दशानन जो है, इसके साथ ही लंबोदर जो है, इसके साथ ही त्रिनेत्र जो है, यानी कि इस वर्ड से तीसरे पर्सन की तरफ यहाँ पे स्पेसिफाई किया जा रहा है। जैसे दशानन आपकी रावण के बारे में है, लंबोदर गणेश जी के बारे में, त्रिनेत्र आपके भगवान शिव के बारे में बताया गया। तो इस तरह से आप ध्यान रख लेना, योगरूढ़ शब्द हो जाएंगे। और यहाँ पे रसोई प्लस घर दोनों का कोई ना कोई यहाँ पे मतलब बनता है। तो कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए जो कि यौगिक शब्द हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पूर्व जो दिया गया है, पूर्व का आपका यहाँ पे तत्सम शब्द जो पूछा गया, तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, तो आपका पूर्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बाकी तत्सम तद्भव के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके बाद मन के विचारों को लिख कर प्रकट करने तथा पढ़कर ग्रहण करने का क्या बोला जाता है, तो क्या बोला जाएगा इसको, आपका राइट आंसर बनेगा लिखित भाषा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। तो बिल्कुल अगर लिखकर प्रकट करने और पढ़कर ग्रहण करने की आपकी क्या, तो लिखित भाषा ऑप्शन नंबर ए है, राइट आंसर बनेगा, इसको ध्यान रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि कठोर शब्द जो है उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, कठोर का आप सभी को पता है, राइट आंसर कौन सा, कोमल होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो राइट आंसर है। अब एक चीज आपको ध्यान करनी है, जो कि ऑफिशियल आंसर की जो आई थी उसमें यहाँ पे हिंदी के पोर्शन में थोड़ी बहुत गड़बड़ है, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। कैटेगरी नंबर 9 का ये जो पेपर था इसको जाकर आप जरूर चेक करें। बाकी पेपर के आंसर की बिल्कुल सही है, लेकिन हिंदी के पोर्शन में यहाँ पे थोड़ी बहुत जो वो मिस्टेक की गई है। उसके बाद नेक्स्ट 88 जो दिया गया कि अखबार शब्द जो है किस भाषा का है, तो अखबार हो गया। इसके अलावा हमारा कौन सा, तो एक अदालत जो है, अखबार, अदालत, आदमी, ये सारे के सारे किसके वर्ड हो जाएंगे, तो ये अरबी भाषा के शब्द हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो राइट आंसर बनेगा। ऑफिशियल आंसर की में क्या दिया गया, अखबार का आपका अंग्रेजी दिया हुआ है और कोमल का आपका क्या कलंक दिया हुआ है, यानी कहीं ना कहीं हिंदी के पोर्शन में यहाँ पे जो है मिस्टेक की गई है HSSC के द्वारा। और बाकी क्या पता है, जिस भाई ने पेपर सेंड किया उसने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, लास्ट पोर्शन जो है यहाँ पे चेंज करके। उसके बाद नेक्स्ट, जिस समास में समस्त पद का उत्तर पद प्रधान और प्रथम पद जो है संख्यावाची शब्द हो, तो कौन सा,
तो देखिए उत्तर पद अगर प्रधान हो तो वो हमारा कौन सा, तो तत्पुरुष समास हमारा उत्तर पद प्रधान वाला हो जाएगा। और जो संख्यावाची प्रथम पद संख्यावाची हो तो वो हमारा कौन सा, तो द्विगु समास होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर बनना चाहिए। बाकी देखते हैं इसका राइट आंसर। बाकी ये जो समास है ये सारे के सारे हम अलग से भी डिस्कस करेंगे। देखिए द्विगु का मतलब आपका क्या होता है, यहाँ पे देखिए द्विगु में शुरू क्या गया, दो, यानी द्वि का मतलब होता है दो, और दो आपका क्या हो जाएगा, एक तरह की एक संख्या है, यानी कि जिसमें क्या है पहला पद आपका संख्यावाचक हो तो वो हमारा कौन सा, तो द्विगु समास होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात कर लेते हैं, जैसे दोपहर हो गया, चार पाई हो गया, तो यानी कि दो पहर का आपका समूह जो है वो हमारा दो पहर हो जाएगा। चार पाइयों का समूह हमारा जो चार पाई हो जाएगा, यानी पहला पद जो वो क्या संख्यावाची है तो ये हमारा द्विगु हो जाएगा। उसके अलावा बहुब्री जो दिया गया, यानी कि जिस समास में क्या किसी थर्ड पर्सन पे जो चीज आपकी इंडक्ट की जाए, यानी थर्ड पर्सन के बारे में बताई जाए जिसके बारे में, वो हमारा बहुब्री समास हो जाएगा। जैसे हमने बात भी की थी कौन सा, लंबोदर के बारे में, बड़ा है उदर जिसका, यानी लंबा प्लस उदर हो जाएगा। उदर माने पेट होता है और लंबा यानी बड़ा है उसका पेट, तो कुछ का तो गणेश महाराज जी के बारे में यहाँ पे जो इसकी बात की जा रही है, यानी थर्ड पर्सन पे जो बात की जाए वो हमारा बहुब्री समास हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए ही जो इसका राइट आंसर बनना चाहिए। बाकी देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट, दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के परस्पर मेल को हम क्या कहते हैं। तो दो भिन्न भिन्न व्यंजन के परस्पर मेल को हम क्या बोलेंगे, तो आपके संयुक्त व्यंजन बोले जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो राइट आंसर बनेगा। और ऑफिशियल आंसर की में क्या दिया गया, सी ऑप्शन दिया गया है, तो थोड़ा सा जाकर आप चेक कर सकते हैं। और इसके साथ ही संयुक्त व्यंजन आपके कितने होते हैं, तो चार आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। जैसे कि कौन से, एक आपके एक श हो गया, एक आपका त्रय हो गया, एक आपका ज्ञ हो गया, एक आपका कौन सा श्रय हो जाएगा। तो ये आपके कौन सा, एक आपका श्रय हो जाएगा। तो ये आपके कौन से हो जाए, चार आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं जो कि आपके दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के परस्पर मेल से बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। तो आज की क्लास में इतने क्वेश्चन करेंगे, बाकी बच्चे हुए नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और यहाँ पे कोशिश यही चल रही है कि एक छोटा सा प्रयास आप सभी के लिए कि एग्जाम से पहले जो है हम हिंदी के सारे क्वेश्चन जो कि HSSC के द्वारा पूछे गए हैं 2021 में, वो सबसे पहले कवर किए जाएं। और अगर टाइम बचेगा तो बाकी बचे हुए पेपर भी वो भी हम सोल्व करेंगे। और साथ ही हर रोज जो है आपका एक पेपर जो सोल्व करवाया जा रहा है, तो उसी सीरीज को भी कंटिन्यू रखेंगे। तो वो आप जरूर देखें। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर है वो सारे के सारे आपके ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग जो उनको सोल्व करवाया जा रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।